वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं तुम्हारी वैदेही मैम और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं फिर से एक और मॉक टेस्ट। मैंने बताया था कि मैं 3 चैप्टर पढ़ाऊंगी, फिर थोड़े मॉक टेस्ट अलग से चलेंगे पैरेलल और तुम्हारे चैप्टर्स अलग से चलेंगे। क्यों? क्योंकि एंड मोमेंट है, 1 महीना ही बाकी है गिन के, और जितने ज्यादा तुम मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे तुम्हें उतना उतना आइडिया आते चलेगा। ठीक है, अब बोलोगे मैम पढ़े कैसे? तो अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है, नई इंफॉर्मेशन है, या तुम नहीं जानते कोई ऐसे, जब तुम मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो और तुम्हें वो क्वेश्चन दिख रहा है, तो फिर उससे रिलेटेड जो भी चीज है पढ़ लेना। ये होता है एकदम शॉर्ट तरीका, अगर कम टाइम है और तुम्हें बहुत सारी चीजें अचीव करनी है तो। और अलग से अगर कोई वीडियो चाहिए कि मैम कैसी स्ट्रैटेजी रखे सीयूईटी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तो जरूर मुझे चैट बॉक्स में बताना। मैं तुम्हें एक अलग से वीडियो लेके आऊंगी कि 1 महीने में क्या करना है, कैसे करना है, कहां पे, इसी चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां मिलता है आपको फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक, इंग्लिश में, हिंदी में, और अब तो बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। उसी में से है सीयूईटी। बस 1 महीना बाकी है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्या आज का मॉक टेस्ट। क्या तरीका है? बस कीवर्ड्स को करना है अंडरलाइन, उससे रिलेटेड जो भी कुछ याद आता है। भैया 2 मिनट है। अब बोलोगे मैम 2 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, 2 मिनट नहीं, 1 मिनट ले लो, उससे रिलेटेड सारी 1 मिनट में चीजें मेमोराइज कर लो, फिर ऑप्शन देखना स्टार्ट करो। ठीक है, एक और चीज, वही क्वेश्चन हमको सॉल्व करके आना है जिसके बारे में तुम 110% श्योर हो। क्यों? नेगेटिव मार्किंग है रे बाबा। पता चले ये भी ऑप्शन अच्छा लग रहा है, मार्क करके आ जाते, और एंड में क्या हो, जितने कमाए नहीं उससे ज्यादा गवा दिए। ऐसा नहीं करना है ना। कोई नेगेटिव मार्किंग है तो बहुत सोच समझ के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो देखो, अब यहाँ पेपर, इस पेपर में जिस मॉक टेस्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन है? 50। उसमें से करने कितने हैं तुमको? 40। तो ये मत कर लेना मैम हम सब करके आ जाते हैं, अब एग्जामिनर को जो मानना है मान लो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पहली बात, ये जब ओएमआर शीट होती है, ये कोई ह्यूमन चेक नहीं करता। बात समझो, एक मशीन चेक करती है, स्कैन करती है। तो मशीन में ऐसा प्रोग्राम रहता है कि जो भी फर्स्ट 40 आए उनको बस कंसिडर करना, फिर उसमें से भले गलत हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये कंपटीशन है। याद करो किस टाइप का रिलेशनशिप में अब हो तुम लोग, मतलब मैम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले नहीं, बट ऑब्वियस कौन से कंपटीशन। इतनी सी सीट्स है, इतने सारे लोग लड़ रहे हैं उस सीट के लिए, तो बहुत केयरफुली हर चीज करनी है। फिर देखो, अब तुमको पता है कि करेक्ट आंसर करोगे तो कितने मिलेंगे? +5। अब देखो इसके मार्क्स, इस वाले मॉक टेस्ट का मार्किंग स्कीम थोड़ा अलग है। ठीक है, और अगर गलत करोगे तो -1। पिछले वाले में हमने देखा था कि अगर सही करोगे तो +1 था और गलत करोगे तो -0.25 था। तो बात एक ही है, ऐसा बोलो या वैसा बोलो। ठीक है, अच्छा, जो क्वेश्चन करोगे नहीं उसका तो कुछ मिलेगा ही नहीं, 0। अगर कोई तुमको लग रहा है कि मैम हमने क्वेश्चन किया पर क्वेश्चन ही गलत बन के आया है, तो चिंता मत करना, तुम अपने हिसाब से उसका करेक्ट लगा के आ जाना। अगर वो क्वेश्चन गलत होगा या उसमें कुछ मिसप्रिंट होगा या उस क्वेश्चन में मल्टीपल आंसर होंगे, मतलब 2 आंसर हो सकते हैं, तो जो तुम्हारा एनटीए है, जो एसोसिएशन या जो ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम करा रहा है, वो खुद ही मार्क्स दे देगा अगर तुमने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा तो है। ठीक है, तो इतना सोचना नहीं है। अपन को जो आता है अपन अपना 110% दे के आएंगे। ठीक है, चलो तो आज का पहला क्वेश्चन लेते भाई, और बट ऑब्वियस कैलकुलेटर तो अलाउ होता नहीं है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? फ्लैजिलेटेड मोटाइल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर कॉल्ड। अब ये है तुम्हारे चैप्टर 1 में दिया हुआ। ठीक है, भले चैप्टर 1 तुम्हारे टर्म 1 से हट गया था, और अपन को तो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे सीयूईटी 2022 के एग्जाम में पूरा 12th आ रहा है। फिर भले जो सीबीएसई ने चैप्टर हटाए वो भी आ रहे हैं। तो जल्दी बताओ। सबसे पहले मैम स्पोर तो पक्का है, सब में स्पोर लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया। चलो दूसरा लॉजिक लगाओ। उन्होंने क्या बोला है? फ्लैजिलेटेड और मोटाइल, मतलब ऐसी चीज जो मूव कर सके। तो मूव, जैसे याद करने का तरीका बता रही हूँ, मूव कौन करता है? प्लांट्स के एनिमल। मैम एनिमल को क्या बोलते हैं? जू। तो देखो क्या है आंसर? जू स्पोर। इस तरीके से याद कर सकते हो कि जो स्पोर मूव कर सके, और उसमें मूव करने के लिए क्या है? फ्लैजिला है ना। फ्लैजिला तो मूवमेंट के लिए करता है। 2 टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, सीलिया, फ्लैजिला। तो सीलिया तो है नहीं, उन्होंने बोला है फ्लैजिला। तो जो स्पोर क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो मूव कौन करता है? हम ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, याद रखने का तरीका बता रही हूं। याद रखेंगे कि जो को मूव कौन करता है? एनिमल करता है। तो वहां क्या आएगा तुम्हारा? जू स्पोर। ठीक है, तो इसी का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि जू स्पोर क्या है? एक मोटाइल फ्लैजिलेटेड स्पोर है जो क्या करते हैं? मूव करता है। एग्जांपल याद रखना है अपन को, यूग्लिना। अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन मैंने इसलिए दिया क्योंकि एक एक कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी याद होते जा रही है। अब अभी तुम लोग सिंस इनिशियल स्टेज में हो, तो स्टार्टिंग के 10 मॉक पेपर में उसके एक्सप्लेनेशन भी पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद तुम्हें खुद ही सारी चीजें याद हो जाएंगी, तो फिर जरूरत नहीं है।
ओके, क्वेश्चन नंबर 2, अ क्रॉस बिटवीन टू टॉल प्लांट्स, ठीक है, दो टॉल प्लांट्स है। अब तो अपन को पता है टॉल दो कंडीशन में हो सकता है। कौन कौन से दो कंडीशन है भैया टॉल हो सकता है? एक है होमोजाइगस, एक है हेटेरोजाइगस। अच्छा, टॉल बताओ कैसा कैरेक्टर है मैम? डोमिनेंट है, तो उसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगी? टी। अब दो तरीके से हो सकता है, या तो टी टी मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट, और या तो स्मॉल टी, सॉरी स्मॉल टी नहीं, स्मॉल टी तो रेसेसिव आ जाएगा। ओके, या तो दूसरा कौन सा, कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब होमोजाइगस, या फिर तुम्हारा हेटेरोजाइगस कंडीशन। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है कि दो क्रॉस करवाया दो टॉल प्लांट के बीच में, मतलब ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। पर अगर ऐसा वाला कंडीशन लिया, चलो अपन रुक जाओ पहले, अगर ये वाला कंडीशन आया तो सारे ऑफस्प्रिंग 100% क्या रहेंगे मैम? टॉल ही रहेंगे। ठीक है, ठीक है, ये है केस 1। दूसरा केस कहां आएगा कि मैम अगर कैपिटल टी को एक कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्रॉस करवाया तब भी 100% टॉल ही होंगे। कैसे? देखो जरा, यहां का टी आया तो कैपिटल टी, फिर यहां का टी आया तो वापस कैपिटल टी स्मॉल टी, पर स्मॉल टी एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। फिर ये वाला आया तो कैपिटल टी और वापस कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहां पे भी सिंस कैपिटल टी डोमिनेंट है तो यहां पे भी 100% जनता मतलब 100% ऑफस्प्रिंग कैसे रहेगी? सारी की सारी टॉल ही रहेगी। ठीक है, तीसरा केस बताओ क्या बनेगा? तीसरा केस वो बनेगा कि अगर कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब हेटेरोजाइगस, दोनों पेरेंट्स कैसे हो? हेटेरोजाइगस हो, तो फिर अपन को पता है क्या कंडीशन बनती है? कैपिटल टी फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर उसके बाद ये वाला कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। मतलब इसमें अगर मैं फिनोटाइप देखूं तो 3:1 का रेशियो आएगा कि मेजॉरिटी तो भैया तुम्हारा क्या रहेगा? टॉल ही रहेगा। पर अगर 4 ऑफस्प्रिंग है उसमें से 25%, मतलब यहाँ परसेंटेज कितना गया? 25%। 4 है टोटल ऑफस्प्रिंग, उसमें से एक कौन हो रहा है? डॉर्फ हो रहा है। ठीक है भैया, अपन ने 3 केस बना लिए, आगे बढ़े अब। चलो, तो अ क्रॉस बिटवीन टू टॉल पेरेंट रिजल्टिंग इन ऑफस्प्रिंग हैविंग फ्यू डॉर्फ प्लांट, तो भैया इसमें तो 100% है, ये तो कैंसल है, कैंसिल। ये भी 100% है तो ये भी कैंसिल। फ्यू डॉर्फ प्लांट मतलब हाँ ये फिट हो रहा है जहां पे दोनों पेरेंट्स कैसे हो? हेटेरोजाइगस हो। आगे पढ़ लेते हैं, व्हाट वुड बी द जीनोटाइप ऑफ बोथ द पेरेंट्स? लो, हम तो पहले ही सॉल्व करके बैठे, क्या है? दोनों हेटेरोजाइगस हो, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। आई बात समझ में? इजी था ना? तो देखो क्या करना है अपन को, एक लेना है, उससे रिलेटेड अपन को कितने केस आते हैं अपन को पता है, अपन याद करके हमने ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि अगर दोनों पेरेंट्स में से उन्होंने बोला 100% तुम्हारा जो जनरेशन है वो टॉल है, फिर दो केसेस आ सकते हैं कि एक पेरेंट कैपिटल टी, एक दूसरा पेरेंट भी मतलब होमोजाइगस हो, या दूसरे केस में एक पेरेंट होमोजाइगस हो और हेटेरोजाइगस हो, और तीसरे में जब थोड़ा सा भी जनरेशन या थोड़े से भी नंबर क्या आ रहे? डॉर्फ आ रहे, मतलब दोनों पेरेंट्स कैसे हैं? हेटेरोजाइगस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। वही चीज उन्होंने ड्रॉ करके बताई है प्यूनेट स्क्वायर से। द जीनोटाइप ऑफ बोथ द पेरेंट्स आर कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब हेटेरोजाइगस। द गिवन क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीड टॉल प्लांट एंड ट्रू ब्रीड डॉर्फ प्लांट। ठीक है भैया, when two true breed plant were crossed to each other, this is called a parental cross and offspring comprise the first phylarial और F1 generation। अब उन्होंने पूरी कहानी बताई है कि शुरू कहां से हुआ। सबसे पहले P जनरेशन थी जो प्योर ब्रीड थी, फिर उसको मिलाया तो जो F1 जनरेशन आई, फर्स्ट फाइलेरियल जनरेशन, वो कैसे थी? हेटेरोजाइगस थी नेचर में, पर एक्सप्रेस कौन सा कैरेक्टर हुआ? डोमिनेंट हुआ। ये तो हमको पता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। When the first member of the F1 generation were crossed, मतलब self pollination करा था, self crossing कराई थी, है ना? This produced the F2 generation, ये थी पूरी F2 generation। और second phylalial generation, a cross between true breeding tall and dwarf of the parent generation yield phenotypically tall plant। ये यहाँ पे F1 तो पूरा का पूरा क्या रहा? टॉल ही बना। द क्रॉस बिटवीन कैपिटल टी मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट एंड कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब हेटेरोजाइगस डोमिनेंट इज कॉल्ड बैक क्रॉस। तो देखो अब ये मैं क्यों पढ़ा रही हूँ कि यहां पे तुमको मिलेगी क्या? कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। तो देखो यहां से यहां तक तो मैम हमको आता था। अगर अब क्वेश्चन आ गया व्हाट डू यू मीन बाय बैक क्रॉस, मतलब एक होमोजाइगस डोमिनेंट का क्रॉस किसके साथ करा रहे हो? एक हेटेरोजाइगस डोमिनेंट का। दिख रहा है? ये देखो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बैक क्रॉस, जिसका
रिजल्ट क्या होगा, विच रिजल्ट इनटू होमोजाइगस एंड टू हेटेरोजाइगस डोमिनेंट गैमेट्स, द क्रॉस बिटवीन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। ये देखो भैया, यहां से तुम लोगे स्क्रीनशॉट, क्यों, क्योंकि ये जो चीज है ये इंफॉर्मेशन पे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, साथ में ये जो रेशियो दिए हैं वो काम किए हैं। आई बात समझ, मतलब मैम ये तो हमने कर दिया, अब अगर क्वेश्चन आया बैक क्रॉस क्या होता है, मतलब किसके बीच में क्रॉस है, एक होमोजाइगस डोमिनेंट और एक हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। सेम चीज अगर एक हेटेरोजाइगस डोमिनेंट और रेसेसिव, अब रेसेसिव तो पता ही है तुमको होमोजाइगस कंडीशन में ही होता है, अगर क्रॉस लगे और उसका रिजल्ट प्रोजेनी क्या है 50-50 आए, तो 50-50 को लिखने का तरीका कैसे है, 1:1 आए, तो उसको क्या बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस। तो यहां से हम क्या याद करके जाएंगे, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया इजी तरीके से, हम याद करके जाएंगे बैक क्रॉस और हम याद करके जाएंगे टेस्ट क्रॉस। तो चलो अगर ये पढ़ ही रहे तो इसका जरा रिजल्ट भी देख लेते हैं बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस का। तो सबसे पहले आता है क्या, बैक क्रॉस, है ना, तो बैक क्रॉस देख लेते हैं, इसी तरीके से याद होगा, कम टाइम है तो बैक क्रॉस क्या है और यहां पे टेस्ट क्रॉस क्या है। तो टेस्ट क्रॉस किसके बीच में, एक हेटेरोजाइगस इनटू तुम्हारा होमोजाइगस रेसेसिव। सिमिलरली बैक क्रॉस कहाँ है, एक तुम्हारा होमोजाइगस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। तो बताओ अगर इसको मैंने प्यूनेट स्क्वायर में ड्रॉ किया इस तरीके से, तो ये आया यहाँ से तो कैपिटल टी आ रहा है, यहाँ से कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहा है। इस तरफ अगर मैंने प्यूनेट स्क्वायर ड्रॉ किया तो क्या आ रहा है भैया, देखो जरा, स्मॉल टी और यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। चलो तो यहाँ आया तुम्हारा कैपिटल टी, यहाँ भी आया कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब क्या है 100% प्रोजेनी फिनोटिपिकली कैसी है, जल्दी बताओ, टॉल ही है। और अगर मैं जीनोटाइप पूछूं तो क्या है, कैपिटल टी इज टू कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब 1:1 रेशियो है, ठीक है, पर किसका, जीनोटाइप का। अब यहाँ आओ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी, तो यहाँ तो फिनोटिपिकली ही भैया, फिनोटाइप से ही क्या है 50-50 चल रहा है, टॉल इज टू डॉर्फ। तो देखो दो क्या है तुम्हारे टॉल है और इस टू दो डॉर्फ है, मतलब सीधा 1:1, मतलब 50-50 रेशो किसका चल रहा है, टॉल और डॉर्फ का। वही यहाँ पे 100% क्या चल रहे थे, टॉल चल रहे थे, ठीक है। और अगर यहाँ मैं पूछूं कि बताओ जीनोटाइप रेशो कैसा है, तो जीनोटाइप भी सेम है, मतलब इसी चीज को वो कैसे बोल सकते हैं कि एक क्रॉस कराया जिसका रिजल्ट ये था कि जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशो, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप का रेशियो क्या मिला, सेम मिला। देखो किसी भी क्रॉस में सेम नहीं मिल रहा है, यहाँ पे फिनोटाइप 100% है और जीनोटाइप 1:1 है, 50-50, ठीक है। यहाँ पे फिनोटाइप और जीनोटाइप का रेशियो क्या चल रहा है, सेम। अगर उन्होंने लिख दिया टेस्ट क्रॉस को रेफर करके, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो ऑब्टेन्ड आर सेम, इन विच द ऑफस्प्रिंग विच वर ऑब्टेन्ड वर इक्वल इन नंबर एज टू टॉल कैरेक्टर एंड डॉर्फ कैरेक्टर। देखो कहानी वही है, वही सब चीजें बोल रहे हैं, बस लैंग्वेज अलग कर दी है। मतलब समझ जाना कि भैया टेस्ट क्रॉस ही ऐसा क्रॉस है जहां पे जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या रहेंगे, सेम चलेंगे, सेम रेशियो चलेगा, और वो क्या है 50-50। फिर वो पूछेंगे बताओ इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए उसमें से कौन सा जीनोटाइप हो सकता है पेरेंट्स का। आई बात समझे, तो तुम याद किससे रखोगे कि एक पेरेंट क्या होना चाहिए, हेटेरोजाइगस, और दूसरा क्या होना चाहिए तुम्हारा रेसेसिव। अब रेसेसिव हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में ही होता है, याद रहेगा क्या इतना। इसलिए हम क्या पढ़ेंगे, इसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी पढ़ेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे, तो एक्स्ट्रा कुछ चीजें भी याद होती चलेंगी। चलो आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये तो बोलोगे मैम सीधा सीधा क्वेश्चन है, ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहां से भैया, पापावर सोमनीफेरम, क्या बोलते हैं इसको, ओपियम प्लांट या फिर पॉपी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो देखो ओपियम जो नार्कोटिक्स है इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एंड अनराइप्ड, अब यहां से एक्स्ट्रा क्या याद रहा, अनराइप्ड सीड पॉड्स ऑफ ओपियम पॉपी पापावर सोमनीफेरम, कि किस जगह से, उसके जो बीज है, जो सीड है ना, जो कच्चा है उससे ऑब्टेन करते हैं। चलो आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज नॉट अ सोर्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, कि कौन सा इनमें से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का सोर्स नहीं है। अब बोलोगे मैम हमने सब तो
नहीं पढ़ा। अब यहां लगाएंगे डिडक्शन मेथड। जैसे तुमने ऑप्शन देखा मैम सोर्स, एक्चुअली हमने ये पढ़ा था कि ओरिजिनली अच्छा देखो एस्चेरिचिया कोलाई तो मैम हो ही नहीं सकता क्योंकि हर इसमें वही यूज करते हैं, ठीक है। पर मैम हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा का भी थोड़ा बहुत मेंशन था बुक में, तो इसको क्रॉस कर दो। पर मैम ये आखिरी वाले का तो हम 110% श्योर ही नहीं है कि ये आंसर है कि नहीं है, ठीक है। तुम ये बताओ, अब ये जो दोनों मिल रहे, तुमने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरफेशियन पढ़ा कहां पे है? ट्यूमरफेशियन तो बोलोगे मैम टी प्लाज्मिड या टीआई प्लाज्मिड में, करेक्ट, या टी डीएनए या टीआई प्लाज्मिड में। मतलब इतना तो कंफर्म है कि मुझे भले इसका क्वेश्चन मार्क, इसका नहीं पता, ठीक है, पर ये मैं 100% श्योर हूं कि ये किससे रिलेटेड है, तुम्हारा टी डीएनए से या फिर तुम्हारा टीआई प्लाज्मिड से रिलेटेड है, ठीक है। इसका तुम्हारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कोई रिलेशन नहीं। तो भले तुम इसके बारे में हो कि नहीं, इससे अच्छा नॉट बोला है ना, तुम भले ई कोलाई को देखा, इसका तो रिलेशन है, इसका भी रिलेशन है। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन बच गए, पर इसका मुझे पता नहीं है, पर इसका तो तुम पढ़ के गए हो ना। इसको क्यों पढ़ाया था कि भैया टी डीएनए टीआई प्लाज्मिड में, मतलब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का कोई रिलेशन नहीं। तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा? तो देखो लगाया डिडक्शन मेथड। जो तुम्हें पता था वो तो तुमने सीधे सीधे क्रॉस कर दिया, आखिरी दो ऑप्शन बचे, इसका तुम्हें पता नहीं था, पर इसका ये पता था कि इसका कहीं दूसरी जगह पढ़ा था, एंडोन्यूक्लियस के रिलेशन में कुछ नहीं पढ़ा था, तो वो गया तुम्हारा आंसर। हुआ क्लियर? चलो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरफेशियन इज अ पैथोजन ऑफ सेवरल डाइट प्लांट। इट डिलीवर अ पीस ऑफ डीएनए नोन एज टीडीएनए। टीडीएनए को क्या बोलते हैं? ट्रांसफर डीएनए इन द टीआई प्लाज्मिड, ठीक है, विच ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल इनटू ट्यूमर सेल टू प्रोड्यूस केमिकल रिक्वायर्ड बाय पैथोजन। पर यह अलग बात है कि जो ट्यूमर से रिलेटेड प्रॉपर्टी उसको हटा दिया जाता है, ठीक है। द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ई कोलाई R1 इज आइसोलेटेड फ्रॉम ई कोलाई R113। तो ई कोलाई R1, तो ई कोलाई का तो पता ही है कि उसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रहता है। द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम HIND2 वाज आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरियम हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजाe। तो देखो तुम्हारे बुक में हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजाe के भी बारे में मेंशन है। तो अब देखो इससे क्या क्या याद रहेगा कि मैम HIND2 किससे ऑब्टेन्ड है? हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजाe। ई कोलाई R1 तो पता ही है, ई कोलाई है सोर्स। आगे देखो, द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम BAM-H1 इज आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस अमाइलोलिक्वेफेशियन। तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कुछ कुछ याद हो गई, इसलिए जितने भी मॉक सॉल्व करना, कम से कम जो फर्स्ट 10 मॉक सॉल्व करना, उसके एक्सप्लेनेशन भी याद करते चलना। तो ये तो हमको पता चल गया। तो अब बताओ इसमें से तुमने नया क्या पढ़ा? आखिरी वाले का पढ़ा कि BAM-H1 का सोर्स कौन है? एक बैक्टीरिया जिसका नाम क्या है? बैसिलस अमाइलोलिक्वेफेशियन, ठीक है। मूव करें आगे, तो ये कहीं नोट डाउन करते चलो, जो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है नोट डाउन करते चलो, या आज के आज ही याद कर लेना, ठीक है। कल पे मत डालना कि एक बार इकट्ठा हो जाए नोट्स फिर याद करेंगे, वो कभी याद नहीं होगा। आज इतना बड़ा याद कर लो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, अमेंसिलिज्म। जितना इतना वर्ड आया तो क्या आता है मैम? ऐसा एसोसिएशन जिसमें एक को तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है और दूसरे को क्या हो रहा है? दूसरा नुकसान में जा रहा है। एग्जाम्पल बताओ जल्दी से। मैम आपने बताया था कि पेनिसिलियम, जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, वो किसकी कॉलोनी उगा रहे थे? स्टेफाइलोकोकस की। उग किसकी गई थी मैम? एक मोल्ड की। नाम बताओ जिसका? मैम पेनिसिलियम नोटेटम। अब पेनिसिलियम नोटेटम को थोड़ी ना पता था कि वहां स्टेफाइलोकोकस है, पर वो तो अपना एक केमिकल निकाल रहा था, उसका डेली रूटीन है, ठीक है। ये अलग बात है कि जैसे ये केमिकल इस बैक्टीरियल कॉलोनी के पास टच हो रहा था, बैक्टीरिया क्या हुआ? मरने लगा, उसकी ग्रोथ इनहिबिट होने लगी। मतलब क्या इस पेनिसिलियम नोटेटम को पता है कि अपन को मारना है इसलिए केमिकल निकाला? नहीं, वो तो नॉर्मल सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म कर रहा है। उसका रिजल्ट है कि उसका एक्स्ट्रा एक प्रोडक्ट निकल रहा है जिसका नाम पेनिसिलिन है और जिसको हमने एंटीबायोटिक जैसे कंसीडर कर लिया। अब बताओ एक रिलेशनशिप जिसमें एक को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा और दूसरे को क्या है? नुकसान है। देखो जरा, द अमेंसिलिज्म इज एसोसिएशन बिटवीन टू स्पीशीज वेयर वन इज हार्म एंड अदर इज बेनिफिटेड। नो, नॉट बेनिफिटेड, अनअफेक्टेड। वन स्पीशीज इज हार्म एंड अदर इज अनअफेक्टेड। बिल्कुल सही। वन स्पीशीज इज बेनिफिट का तो नाम ही नहीं है, एंड अदर इज अनअफेक्टेड एंड बोथ द स्पीशीज आर हार्म, ठीक है। अब बताओ मुझे इससे कि चलो आंसर तो तुम्हें मिल गया। कौन सा, ये वाला कौन सा रिलेशन है कि एक को बेनिफिट हो रहा है दूसरे को अनइफेक्ट है? कमेंसलिज्म। एग्जांपल बताओ मैम। ईग्रेट, कैटल ईग्रेट और कैटल खुद, ठीक है। अब बताओ जहां पे दोनों स्पीशीज को हार्म हो रहा है, कॉम्पिटिशन, ठीक है। ऊपर बताओ, वेयर वन स्पीशीज इज हार्म एंड अदर इज बेनिफिटेड, कौन आया इसमें? प्रेडेटर और पैरासिटिज्म।
हो गया क्लियर? चलो आगे मूव करते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एमेंसिलिज्म इज एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच वन इज अनअफेक्टेड बाय द अदर ऑर्गेनिज्म इज डिस्ट्रॉयड और इनहिबिटेड। चलो क्वेश्चन नंबर 6, इन एन एम्ब्रियो सैक द सेल दैट डीजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन आर। अब वो पूछ रहे कि एम्ब्रियो सैक में कौन सी सेल है जो डीजनरेट हो जाते हैं, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद। तो भैया अगर ये तुम्हारा एम्ब्रियो सैक रहा, ठीक है, मैच्योर एम्ब्रियो सैक, ऊपर बताओ क्या होता है मैम, 3 एंटीपोडल होते हैं, बीच में क्या होता है मैम, सेंट्रल न्यूक्लियाई रहते हैं, ठीक है, 2 रहते हैं ना, ठीक है, और ये तुम्हारा साइटोप्लाज्म, नीचे क्या रहता है मैम, 2 सिनर्जिड्स होते हैं जिसमें फिलिफॉर्म अपैरेटस होता है, ठीक है, और पीछे होता है एक एक्स सेल। ट्रिपल फ्यूजन किसको बोलते हैं, जब यहां से एक मेल गैमेट मतलब एक्स सेल के साथ और जो तुम्हारा सेंट्रल न्यूक्लियस है जो 2 उसके साथ एक और मेल गैमेट फ्यूज करे 3n PEN कंडीशन बना ले तो उसको हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, और जो बाकी बच गए मैम वो डिग्रेड हो जाते हैं, ठीक है। तो वही तो पूछ रहा है, पूछे अब बताओ बचा कौन, अब तुम्हारा एक तो हो गया तो हटा दो ऑप्शन में से, बीच के सेंट्रल न्यूक्लियस हो गया हटा दो, तो बचा कौन, 2 सिनर्जिड्स बचे और ऊपर के 3 एंटीपोडल बचे, यही तो पूछा है उन्होंने। तो देखो सिनर्जिड एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, नहीं भैया ये तो ऑलरेडी बन गया, वो PEN में ही कन्वर्ट हो गया, हटाओ। अब सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल बिल्कुल सही, जो बचा नहीं चाहिए, 2 सिनर्जिड्स और ऊपर 3 एंटीपोडल बचे। एंटीपोडल एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म, अरे ये प्राइमरी एंडोस्पर्म गलत है, इसको हटाओ। एग एंड एंटीपोडल, एग तो फर्टिलाइज कर रहा है, वो डिग्रेड कैसे होगा, डीजनरेट कैसे होगा, तो तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या बचा, सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल सेल। चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन एन अनफर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक द एंटीपोडल एंड सिनर्जिड आर डिस्टिंक्टली प्रेजेंट एट चलाजल। अब जो मैंने डायग्राम बनाया था ये वाला, तो इसमें ये वाला एंड कौन सा रहता है, चलाजल, जहां पे कौन है, एंटीपोडल है, और दूसरा क्या रहता है, माइक्रोपाइरल एंड, माइक्रोपाइलल है ना, एंड माइक्रोपाइलल एंड रिस्पेक्टिवली, मतलब जहां से क्या होता है तुम्हारा पोलन ट्यूब एंटर करता है जिसमें होते 2 मेल गैमीट्स, कहां एंटर करता है बेसिकली वो करता है सिनर्जिड्स में एंटर। उसको गाइड कौन करता है, जिसमें होता है फिलीफॉर्म अपैरेटस। फिलीफॉर्म अपैरेटस जो पोलन ट्यूब एंटर हुई उसके जो मेल गैमेट्स है कहां तक पहुंचाता है, एक मेल गैमेट को पहुंचाता है एग तक और दूसरे मेल गैमेट को पहुंचाता है सेंटर न्यूक्लियाई, जो 2 सेंटर न्यूक्लियाई पोलर न्यूक्लियाई उनके पास, ठीक है। इन फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियोस एंटीपोडल एंड सिनर्जिड्स ग्रेजुअली डीजनरेट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। भैया जाइगोट तो यहां बनने वाला है एग, और जो उसके बाद जो PEN बना या एंडोस्पर्म बना वो यहां बनेगा, बाकी तो अब इन दोनों का, इन 5 का 3 एंटीपोडल और 2 सिनर्जिड्स का तो कोई काम ही नहीं बचा, तो वो क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे या डीजनरेट हो जाएंगे। हुआ इतना क्लियर? चलो आगे मूव करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7, द प्रमोटर साइट, जल्दी बताओ, जैसे ही प्रमोटर आया क्या याद आया मैम, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। बहुत बढ़िया, बना लो भैया ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो बताओ मुझे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कैसे बनाओगे, 5' एंड 3' एंड। अगर ये 3' है तो ऑपोजिट क्या हुआ, 5' एंड, और ये हुआ 3' एंड। अच्छा ये है तुम्हारा क्या मैम, DNA, डबल स्ट्रैंडेड DNA। तो दोनों को काउंट करते हैं क्या ट्रांसक्रिप्शन में, नहीं मैम, एक को यूज करते हैं ट्रांसक्राइब कराने के लिए जिससे mRNA बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री mRNA, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेम्पलेट बोलेंगे, TEMPLAT। और जो दूसरा वाला है जो यूज नहीं हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, कोडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे, ठीक है भैया, कोडिंग स्ट्रैंड। अब इसी में मतलब मैम इसी में मेन काम का जीन रहेगा, पर जीन जनरली सेंटर में होता है, पहले में होता है क्या, प्रमोटर रीजन ये वाला, और एंड में होता है टर्मिनेटर रीजन, ठीक है। तो प्रमोटर रीजन अगर मैं पूछूं तो बताओ कहां पे है, तो मैम वो 5' एंड पे है, टेम्पलेट के 5' एंड पे, क्योंकि अगर सिर्फ मैंने 5' एंड बोल दिया तो भैया कोडिंग स्ट्रैंड का भी तो 5' एंड है, इसलिए हम इसी को क्या बोल सकते हैं, अपस्ट्रीम ऑफ टेम्पलेट एंड, मतलब ऊपर के साइड में, ऊपर के साइड कौन सा होता है, 5' एंड, और तुम्हारा टर्मिनेटर कहां है, डाउन स्ट्रीम ऑफ 3' एंड या फिर डाउन स्ट्रीम ऑफ टेम्पलेट एंड, मतलब 3' एंड, ठीक है, याद हो गया। चलो देखते हैं, तो वो पूछे द प्रमोटर साइट एंड टर्मिनेटर साइट फॉर ट्रांसक्रिप्शन आर लोकेटेड एट, लो हमने बोल ही दिया है, 3' एंड डाउनस्ट्रीम एंड 5' एंड अपस्ट्रीम एंड रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, पूरा यूनिट का नहीं, कुछ स्पेसिफिकली बोलना पड़ेगा, ओके। और अच्छा ये बोल रहे हैं, अच्छा चलो यूनिट बोल रहे हैं, मतलब एज इट इज इसी को यूनिट मान के चल रहे हैं कि ऊपर वाला टेम्पलेट है, नीचे वाला कोडिंग स्ट्रैंड है, पर क्या बताओ प्रमोटर कहां होता है भैया, ये प्रमोटर है और ये तुम्हारा टर्मिनेटर है, मूवी वाला टर्मिनेटर नहीं, टर्मिनेटर मतलब जो ये प्रोसेस खत्म करवाएगा, ठीक है, मतलब वही होता है टर्मिनेटर का, ओके। तो अगर मैंने इसको पूरा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मान के चल रही हूं, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के ऊपर के साइड में जनरली रेफर किससे करते हैं, टेम्पलेट से करते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, अपस्ट्रीम,
ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, डाउनस्ट्रीम। अब बताओ कहां पे, तो पूरे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अपस्ट्रीम में लोकेटेड है। क्या, प्रमोटर। यहां क्या लिखा है, 3' एंड डाउनस्ट्रीम, गलत। उसके बाद 5' एंड अपस्ट्रीम एंड 3' एंड डाउनस्ट्रीम एंड रिस्पेक्टिवली ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, बिल्कुल सही। आगे भी देख लेते हैं। अब वो दोनों को एक ही जगह और दोनों को एंड ही जगह रख रहे, तो ऑप्शन गलत है, दोनों अलग अलग लोकेटेड होते हैं। हुआ क्लियर? चलो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्या बोल रहा है एक्सप्लेनेशन में। The promoter site and the terminator site for transcription are located at 5' and upstream end and 3' of downstream end, respectively of the transcription unit. The promoter is binding site of RNA polymerase for initiation of transcription. तो अब इससे अगर तुम भूल गए होगे तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या याद रहेगी कि जो तुम्हारा प्रमोटर साइट है और ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेटर साइट है, वहां कौन जुड़ता है। अब ये तुमने पढ़ा भी होगा, रो फैक्टर सिग्मा फैक्टर है ना, तो वहां कौन जुड़ता है, तुम्हारा RNA पॉलीमरेज। अच्छा, अगर मैंने बोला कि इस पॉलीमरेज का पूरा नाम बताओ तो क्या बोलोगे, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्यों? क्योंकि वो रीड किसको कर रहा है, डीएनए को, और बना क्या रहा है, आरएनए। ठीक है, तो जो मेरे ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है वो जाके बाइंड कहां होगा, अपस्ट्रीम में जाके बाइंड होगा। ठीक है, वो क्या स्टार्ट करेगा, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेगा। बीच में तुम्हारा एक्चुअल का जीन रहेगा। जैसे ही पूरा जीन रीड हो गया तो फिर तुम्हारे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कौन सी जगह आएगी, टर्मिनेटर साइट, जो कहां है, डाउनस्ट्रीम है, 3' एंड है ऑफ टेम्पलेट। ठीक है, तो फिर वो प्रमोटर बोलेगा भैया अपना काम खत्म हो चुका है, चलो निकल लेते हैं, यहां से निकल मतलब हट जाते हैं, एमआरएनए पूरा बन गया है। हुआ क्लियर? मूव करें अगले क्वेश्चन पे। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन रीजन। तो बताओ, मैंने ट्रिक बताई थी कि असर्शन रीजन को सॉल्व कैसे करते हैं। असर्शन के बाद क्या लगा दो, बिकॉज लगा दो, और बिकॉज लगा के खुद अपना आंसर बोलो। तो बोलोगे मैम कैसे प्रोसेस करेंगे, सबसे पहले प्रोसीड करेंगे, पहले तो असर्शन पढ़ो। अगर तुमको पढ़ के लग रहा है भैया स्टेटमेंट सही बोल रहा है तो फिर आगे बढ़ो। स्टेटमेंट ही गड़बड़ बोल रहा है तो कौन सा ऑप्शन है तुम्हारा, डी। ठीक है, उसके बाद तुमने स्टेटमेंट पढ़ा, तुमको लगा हाँ ये सही स्टेटमेंट है, फिर क्या लगाओगे, बिकॉज। बिकॉज लगा के अपना आंसर बोलोगे। फिर उसके बाद जो तुम रीजन पढ़ोगे, रीजन अगर जो तुमने अपना आंसर बोला है और वो रीजन में मैच कर रहा है तो आंसर क्या हुआ तुम्हारा, ए हुआ। अगर रीजन में कुछ और लिखा हुआ है, जो तुमने बोला था वो नहीं लिखा हुआ है, पर जो दूसरा लिखा है वो सही है, पर जो तुम्हारे बिकॉज के बाद आना चाहिए था वो नहीं लिखा हुआ है, तो आंसर क्या हुआ तुम्हारा, बी हुआ। ठीक, अब तुमने जब आंसर पढ़ा, तीसरा कंडीशन, जब तुमने आंसर पढ़ा और लिखा कि कुछ भी बकवास लिखे, सब कुछ गलत छलत लिखा हुआ है, तो आंसर क्या आया तुम्हारा, सी आया। हुआ क्या क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। हाइब्रिड रिजल्ट फ्रॉम अ क्रॉस बिटवीन टू जेनेटिकली अनलाइक पेरेंट्स। स्टेटमेंट सही है, हाँ सही है। हाइब्रिड उसी को तो बोलते हैं, तो अलग अलग पेरेंट लिया, उसको कंबाइन कर दिया, जो जेनेटिकली अलग थे। अब जो नया वेरिएशन आया उसको बोला हाइब्रिड। क्यों? क्योंकि जेनेटिकली दोनों अलग अलग थे तो दोनों के कैरेक्टर एक्सप्रेस होंगे। हाँ ये अलग बात है, जो डोमिनेंट है वो खुद को एक्सप्रेस करेगा, पर उसके अंदर जीनोटिपिकली दोनों कैरेक्टर रहेंगे, तभी उसको हमने क्या बोला, हाइब्रिड बोला। जैसे कैसे था, अगर याद करो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में पढ़ा था तो उन्होंने क्या लिया था, मेंडल ने ट्रू ब्रीडिंग लाइन ली थी। मतलब एक था होमोजाइगस डोमिनेंट और दूसरा था रेसेसिव। वापस रेसेसिव को होमोजाइगस इसलिए नहीं बोलते क्योंकि रेसेसिव एक्सप्रेस ही होमोजाइगस कंडीशन में होता है। फिर भी तुमको याद नहीं रह रहा तो बोलते चलो कि होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रेसेसिव, तो इसी को ट्रू ब्रीडिंग लाइन या प्योर लाइन बोली थी। अब जब इन दोनों का क्रॉस किया था, मतलब ये था पी जनरेशन, और F1 जनरेशन में क्या मिला था उनको, हाइब्रिड मिला था। तो बोलोगे मैम फिनोटाइपिकली तो ये टॉल ही था, टॉल था, बट जीनोटाइपिकली अब दोनों का मिक्सचर था ना, दोनों में आधा आधा एक्सप्रेस हुआ था, आधे थे गैमीट्स एक्सप्रेस हुए थे। मतलब अगर इसका जीनोटाइप देखूं तो एक जो है उसका वो कहां से आया, एक पेरेंट्स है, और दूसरा वाला कहां से आया, दूसरे पेरेंट्स आए। ठीक है, तो ये जो मैंने सब कुछ बोला वो यहां होना चाहिए। ठीक है, तो आएगा आंसर ए। हाइब्रिड विगर इन द सुपीरियोरिटी ऑफ हाइब्रिड ओवर ईदर ऑफ द पेरेंट्स। हाँ, ये बोल रहे कि अब जो हाइब्रिड है उसमें जो सुपीरियर रहेगा दोनों पेरेंट्स में से वो एक्सप्रेस होगा, वो बात सही है, पर वो कौन लिखेगा कि हाइब्रिड में दोनों के कैरेक्टर होंगे, तभी तो उसको हाइब्रिड बोल रहे हैं। जैसे और जिसमें हम हेटेरोजाइगस कंडीशन बोलेंगे, तो जो मैं बोल रही हूं वो लिखा हुआ तो नहीं है, पर जो लिखा है वो भी सही है। तो आंसर बताओ क्या आया, बी। बोथ assertion and reason are correct, but reason is the not correct explanation of assertion. चलो इसका explanation देख लेते हैं। Hybrid vigor in superior in characters such as size, growth rate, fertility, etc.
etc. of a hybrid organism over its parents. ठीक है, hybrid on the other hand is a result of cross between parents of two different types. ठीक है, तो रिगर तो कर रहा है पर मतलब ज्यादा बेटर तरीके से एक्ट करेगा, क्योंकि क्या, दोनों के कैरेक्टर रहेंगे. सिंस दोनों के कैरेक्टर रहेंगे तो ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी रेट में जो हाइब्रिड वैरायटी रहती है वो ज्यादा अच्छे से खुद को एक्सप्रेस कर पाती है, क्योंकि जो ड्रॉबैक्स रहते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, है ना. जो अच्छी चीजें वो आगे पास होती है. बोलोगे मैम जरूरी तो नहीं हमेशा ऐसे ही हो. हाँ, जरूरी नहीं हमेशा ऐसे हो, पर अगर कोई हाइब्रिड वैरायटी बनाई है तो बट ऑब्वियस हम उसके अच्छे गुण ही तो अगले वैरायटी में डालेंगे ना. तो अगर पेरेंट्स का ओरिजिनल जनरेशन और पेरेंटल जनरेशन में ओरिजिनल और अब नई वाली जो हाइब्रिड में उसमें कंपेयर करो तो हाइब्रिड को बनाया ही उस पर्पज से जाता है. अगर मैं क्रॉप्स एग्रीकल्चर में बात करूं कि अगर पेरेंट जल्दी, उसका शेल्फ लाइफ कम है तो हाइब्रिड का शेल्फ लाइफ ज्यादा हो. अगर ओरिजिनल वाले का वो एबायोटिक फैक्टर झेल नहीं पा रहा है और उसके साथ ऐसा क्रॉस करा रहा है दूसरा जो स्पीशीज जो एबायोटिक फैक्टर टॉलरेट करने की कैपेसिटी है, तो जो मेरा हाइब्रिड है उसमें टॉलरेट करने की कैपेसिटी ज्यादा रहेगी. आई बात समझ में? चलो, तो ये हुआ इसका एक्सप्लेनेशन. अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. प्रोटोटॉक्सिन या प्रोटोटॉक्सिन को क्या बोलते हैं? प्रोटोटॉक्सिन बेसिकली क्या रहता है? वो इनएक्टिव फॉर्म रहता है. तो आंसर क्या आया? इनएक्टिव टॉक्सिन. ठीक है, तो मैम सीधा सीधा हमने पढ़ा हुआ था. कहां पढ़ा था? बीटी कॉटन में. तो जो बेसिकली इनिशियली जो बीटी कॉटन है बैसिलस थुरिनजेनेसिस से जो जिसमें एक जीन है जिसका नाम है क्राई जीन, जिससे निकलता है एक प्रोटीन, क्रिस्टल प्रोटीन, उसको क्राई प्रोटीन भी बोलते हैं. ये बेसिकली क्या है? प्रोटॉक्सिन या इनएक्टिव टॉक्सिन है या प्रोटोटॉक्सिन है. एक्टिव कब होता है? जब पेस्ट उसको खा लेता है, खाने के बाद उसके गट में जाता है, गट में होता है अल्कलाइन पीएच, वो बन जाता है एक्टिवेट और फिर शुरू करता है अपना कमाल धमाल और पेस्ट को मार देता है. तो देखो, बीटी टॉक्सिन प्रोटीन exists as inactive prototoxin, but once an insect inject the inactive toxin, it is converted into active toxin, a form of toxin due to alkaline pH of the gut which is solubilize the crystal. ठीक है, चलो. Question number 10. How much of the net primary productivity NPP of a terrestrial ecosystem is eaten and digested by a herbivore? अरे बाबा कुछ भी कर लो, सिर्फ 10% एनर्जी ही ऊपर जाती है. तो करेक्ट आंसर क्या है? 10%. अगर बोलोगे मैम इस जगह ऐसा लिखा रहता, हाउ मच ऑफ टोटल NPP ऑफ herbivore is passed on to carnivore, तो भी आंसर रहता है 10%. प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शरी कंज्यूमर सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे शिफ्ट होती है. हुआ क्या? अब इस जगह अगर उन्होंने एनर्जी के फॉर्म में क्वेश्चन दिया या जूल्स के फॉर्म में क्वेश्चन दिया तो तुम क्या करना, जो भी मेन नंबर दिया, जैसे मैं बता रही हूं कि उन्होंने बोला कि प्रोड्यूसर है उसमें 10,000 जूल एनर्जी बनी, तो अब क्या करना, उन्होंने पूछा बताओ कि जो प्राइमरी कंज्यूमर है, मतलब जो आप प्राइमरी कंज्यूमर ना बोल के वो हर्बीवोर भी बोल देंगे कि इसमें कितनी एनर्जी पास ऑन होगी. तो 10,000 का सिर्फ 10% ही पास ऑन होगा और 10,000 का 10% मतलब 1000 जूल. आई बात समझ में? अब इसके ऊपर पूछा तो बस 10% ऑफ 1000 जूल इज 100 जूल, बस उतना ही पास ऑन होगा. बोलोगे मैम ये कैसे निकाला? अरे सिंपल मैथ्स, लिखो जिसका भी निकालना रहता है 10% किसका, तो लिखो 10% ऑफ 10,000, तो लिखा 10,000. अब क्या करोगे, ऑफ को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो और 10% को परसेंटेज हटाया तो नीचे डिवाइड किया 100 से, बस काटना शुरू करो. तो बचा क्या तुम्हारा 1000, तो ये यहाँ पे आया 1000. आई बात समझ में? चलो, तो ये तो अपन को याद करना है कि हर ट्रॉपिक लेवल पे कितनी एनर्जी आगे पास ऑन होती है, सिर्फ 10%. अबाउट 10% ऑफ द एनपीपी, और एनपीपी में शॉर्टकट बोल रही हूँ, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दोनों सही है, ठीक है, ऑफ अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज ईटन एंड डाइजेस्टेड बाय हर्बीवोर. आगे, which one of the following is not a male accessory gland? नॉट बोल रहा है. चलो स्टार्ट करते हैं. तो सेमाइनल वेसिकल है, उसके बाद प्रोस्टेट है, बल्बोयूरेथ्रल है, अरे तीन ही तो है एसेसरी ग्लैंड. तो ये एम्पुला क्या है? ये तो फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है, मोर स्पेसिफिकली फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है. चलो देखते हैं आगे, तो उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. तो एम्पुला इज अ पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब वेयर फर्टिलाइजेशन ऑकर. याद करो, अगर जैसे सपोज करो मैं यूट्रस हूं, बोलोगे आप यूट्रस कब से बन गए? ये यूट्रस वाला पोर्शन है और ये है फेलोपियन ट्यूब, यहाँ पे लगा हुआ है ओवरी. तो बताओ ये वाला जो पोर्शन है जहां पे ऐसे ये तो निकला और जाके
ओवम वेट कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, एम्पुला रीजन, ठीक है। तो एम्पुला किसका पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, मोर स्पेसिफिकली फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 12, स्टार्टिंग फ्रॉम द इनरमोस्ट पार्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट इन एन ओव्यूल इज। अच्छा चलो तुम ही स्टार्ट करो, सबसे अंदर से बाहर जा रहे हो तो अंदर क्या मिलेगा मैम, सबसे अंदर तो बट ऑब्वियस एग मिलेगा। अच्छा एग के बाद क्या रहेगा, एग मतलब ये जो तुम्हारा है ये तो एम्ब्रियो सैक हुआ और अंदर रहता है यहाँ पे एग, तो एग के बाद क्या आएगा मैम, एम्ब्रियो सैक आएगा, क्योंकि इसके अंदर एम्ब्रियो सैक कहां पे रखा रहता है मैम, न्यूसेलस में रखा रहता है। न्यूसेलस के बाहर आएगा तुम्हारा आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, ठीक है। तो देखो जरा करेक्ट ऑप्शन, सबसे पहले कहां से स्टार्ट होगा मैम, एग से ही कहानी शुरू होगी। यहाँ पे लिखा है एम्ब्रियो सैक तो इसको कैंसिल करो। एग के बाद आएगा मैम एम्ब्रियो सैक, क्योंकि एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है, मतलब एग के बाद आएगा भैया एम्ब्रियो सैक। यहाँ लिखा है इंटेगुमेंट, कैंसिल करो, न्यूसेलस कैंसिल करो। तो तुम्हारा देखो इतना दो ही इंफॉर्मेशन अगर तुमको पता है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आंसर क्या तुम्हारा हुआ, एग, एम्ब्रियो सैक, न्यूसेलस, इंटेगुमेंट। चलो आंसर देखते हैं, देखो ये डायग्राम रहा। स्टार्टिंग फ्रॉम द इनरमोस्ट पार्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट इन एन ओव्यूल is egg, embryo sac, nucellus and integument. This sequence has been seen in the following diagrammatic view. तो अंदर इस जगह था एग तुम्हारा, ये रहा एग, ठीक है। एग के बाद क्या है, अच्छा ये अब बोलो कि मैम ये ऐसा क्यों दिख रहा है, ये तुम्हारे बुक का ही डायग्राम है, ये एक्चुअल में कैसे रहता है, ये ऐसे नहीं होता, ये जो है ये ऐसे होता है, उल्टा कर दो। क्यों, देखो जरा, पोलन ट्यूब कहां से आएगी, माइक्रोपाइलर एंड से, तो जो ऊपर से आती है वो घूम के नीचे जाती है। मतलब समझो ये आधे से बच्चे, आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज रहते हैं। ये हुआ तुम्हारा स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। ये डायग्राम कैसे दिखा रहा है कि कुछ इस तरीके से है, सब कुछ इस तरीके से नहीं है भैया, ये कैसा है, उल्टा है, मतलब कुछ इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ पे आया समझ में। अब जो तुम्हारी, क्योंकि जो पोलन ट्यूब आती है, पोलन ट्यूब कैसे आएगी, यहाँ पे ये आया, ये ऐसे घूम के जाती है नीचे से, ठीक है। तो घूम के जाएगी मतलब बट ऑब्वियस जिस तरफ से पोलन ट्यूब एंटर करती है वो कौन सा रहता है, माइक्रोपाइलर एंड। और यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड देखो ऊपर बना है, मतलब ये डायग्राम इनवर्टेड है। कुछ आई बात समझ में, ये डायग्राम हम ऐसे यूं करके देख रहे हैं, उसको यूं करके नहीं, ऐसे सीधा कर दो तो देखोगे कहाँ आएगा, यहाँ पे एक्सेल है, एक्सेल के बाद क्या आता है, जिसमें रखा हुआ है एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक फिर कहाँ रखा हुआ है, न्यूसेलस में रखा हुआ है, सबसे आखिरी में इंटेगुमेंट से, आउटर इनर इंटेगुमेंट फिर आउटर इंटेगुमेंट। चलो क्वेश्चन नंबर 13, which one of the following is not a nitrogen fixing organism। तो भैया नाइट्रोजन फिक्सिंग थे तो हमने बहुत सारे पढ़े, पहले तो राइजोबियम पढ़ा है, दूसरा फ्री, अच्छा राइजोबियम तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में पढ़ा हुआ है, और फ्री लिविंग कौन कौन से पढ़े, तो मैम तुम्हारा साइनोबैक्टीरिया हो गया, ठीक है। उसके बाद आ गया तुम्हारा एनाबिना, नॉस्टॉक, एजोटोबैक्टर, तो ये सब लिखे हुए हैं। और क्वेश्चन क्या है, नॉट के बारे में, तो बचा क्या, स्यूडोमोनास, ठीक है। स्ट्रेट अवे क्वेश्चन था, अगर याद होगा तो सीधे सीधे सॉल्व हो जाएगा। आंसर देखते हैं। स्यूडोमोनास इज अ डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। अब इससे क्या याद करोगे कि स्यूडोमोनास क्या है भैया, डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया है, मतलब नाइट्रेट्स को किसमें वापस कन्वर्ट करेगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, विच कन्वर्ट अमोनिया नाइट्रेट्स इन फ्री नाइट्रोजन। याद रखना। तो अब देखो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, इसलिए इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ना है स्टार्टिंग में। तो स्यूडोमोनास क्या है, एक डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, मतलब अगर नाइट्रोजन साइकिल में स्टडी करूं तो कहां रहेंगे ये बैक्टीरिया, जब पूरा नाइट्रेट नाइट्राइट बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा, फिर यहां से जब वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट होगा तो कौन करेगा, यही जो स्यूडोमोनास है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। These bacteria are responsible to release free nitrogen in the environment through nitrogen cycle। आगे Anabina, Nostoc and Azotobacter are nitrogen fixing organism। Anabina, Nostoc are types of cyanobacteria or which are widely distributed in aquatic and terrestrial environment and can fix atmospheric nitrogen। Azotobacter is free living bacteria which absorb free nitrogen from soil air and convert into salts of nitrogen like amino acid and enrich soil nutrition। तो देखो इसका तुम इंफॉर्मेशन पढ़ोगे तो कितनी सारी चीजें समझ में आई। सबसे पहले जो तुम्हारा एनाबिना नॉस्टॉक है, ये किसका टाइप है, साइनोबैक्टीरिया का, जो क्या है, जो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में है और जो नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं। जो तुम्हारा एजोटोबैक्टर है वो भी फ्री लिविंग है और वो कन्वर्ट कर रहा है क्या, नाइट्रोजन को अमोनिया, अमीनो एसिड में, और सॉल्ट की एनरिचमेंट में हेल्प कर रहा है। और जो स्यूडोमोनास है वो तो जिसका उल्टा काम कर रहा है, डीनाइट्रिफिकेशन कर रहा है, मतलब अमोनिया और अगर नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स हो गए उनको तोड़ के वापस क्या बना रहा है, N2 बना रहा है। हुआ क्लियर इतना? मूव करें आगे। चलो
तो चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन अ वेक्टर यूजुअली हेल्प्स इन द सिलेक्शन ऑफ, भैया एंटीबायोटिक जीन यूज करने का ही मतलब क्या है मैम, सिलेक्टेबल मार्कर है। क्यों कर रहे? क्योंकि मैम हमें पता लगाना है कि जो हमारा सेल हमने उगाया है, कल्चर में प्लेट किया, चलो अच्छी लैंग्वेज में बोल देते हैं, जो कल्चर किया है उसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट गया है कि नहीं। तो जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा वो भैया सिलेक्टेबल मार्कर उसमें भी होगा, मतलब वो पर्टिकुलर जो सेल है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होगा। मतलब सीधे सीधे बोल दो ना, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट पता लगाने के लिए बोल रहे हैं, और नहीं तो क्या। तो जरा देखो ऑप्शन क्या है, ट्रांसफॉर्म सेल मतलब जिसमें मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्टेड है। हुआ क्लियर? ये तो वापस स्ट्रेट अवे क्वेश्चन था। कंपिटेंट सेल बोलेंगे क्या? नहीं, कंपिटेंट सेल हम उसको बोलते हैं कि हमें जब हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर एंटर करवाना होता है, तो सेल को तैयार करवाना पड़ता है, कंपिटेंट बनाना पड़ता है कि भैया मैंने जो इतना आरडीएनए टेक्नोलॉजी यूज करके एकदम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, वो तुम जो सेल है वो ले लो। जैसे तुमने पढ़ा होगा कि कंपिटेंट सेल कैसे बनाया जाता है, हीट शॉक मेथड से, है ना। पहले या तो डाइवेलेंट कैटायन का ट्रीट करो, फिर 0 डिग्री, फिर 42 डिग्री, फिर 0 डिग्री, तो उससे क्या बनेगा, वो सेल कंपिटेंट बन जाएगा, मतलब वो तैयार हो जाएगा। हाँ भैया दे दो मेरे को जो भी तुम्हारा डीएनए देना है, वो मैं रख लूंगा अपने पास, ठीक है। और या फिर डायरेक्ट माइक्रो इंजेक्शन या फिर जीन गन थेरेपी यूज करते हैं। अब देखो रिकॉम्बिनेंट सेल, जो सेल बन गया जिसमें एक्सप्रेस हो गया, मतलब जो कंफर्म हो गया कि मेरा ट्रांसफॉर्म सेल है, उसके बाद मैं बोलूंगी हाँ अब मेरा सेल क्या बना है, रिकॉम्बिनेंट सेल बना है, और नन ऑफ द अबव तो हट ही गया। तो देखो सिलेक्टेबल मार्कर हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड सिलेक्टिंग परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट, मतलब नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हट जाएंगे और जो मेरे से बच जाएंगे वो कौन से रहेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट, जिसमें मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। द नॉर्मल इकोलाई सेल डू नॉट कैरी, याद रखना इकोलाई में ओरिजिनली कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं है, वो तो हमने इंसर्ट किया हुआ है, हमने मतलब साइंटिस्ट ने इंसर्ट किया हुआ है। नॉर्मल इकोलाई सेल डू नॉट कैरी रेजिस्टेंट अगेन एनी एंटीबायोटिक, मतलब बेचारा इकोलाई के ऊपर अगर कोई दवाई डालो मर जाएगा। देखो इकोलाई हमारे बॉडी के अंदर भी होता है ना। तो जब सपोज करो तुम्हें फीवर आया, तो फीवर हो सकता है किसी दूसरे माइक्रोब उग गया है बॉडी के अंदर, उस वजह से तुम्हें फीवर आ रहा है, या कोई दूसरा माइक्रोब घूम रहा है तुम्हारे बॉडी के अंदर, उस वजह से तुम्हें फीवर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि फीवर एक खुद डिफेंसिव मैकेनिज्म है। अब तुमने क्या किया, बोला हम पैरासिटामोल खाएंगे, खा लो भैया, तुमने पैरासिटामोल खा ली, खाने के बाद तुम्हारा डाइजेशन गड़बड़ हो गया। क्यों गड़बड़ हो गया? क्योंकि डाइजेशन में बहुत बड़ा हाथ या मदद कौन कर रहा था, तुम्हारा यही गुड बैक्टीरिया या इकोलाई। अब इकोलाई के पास ओरिजिनली कोई रेजिस्टेंट जीन था क्या? नहीं था। तो देखो तुम खा रहे हो वो पैरासिटामोल दूसरे को मारने के लिए, पर मर कौन गया, तुम्हारा गुड बैक्टीरिया भी मर गया, ठीक है। इसीलिए हमेशा देखना कि जब तुम कोई दवाई ले रहे हो, हैवी एंटीबायोटिक्स ले रहे हो, तो तुम्हारे डाइजेशन की ऐसी तैसी हो जाती होएगी, क्योंकि उसमें क्या रहता है, बहुत सारे अदर अच्छे ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है और वो बेचारे रेजिस्टेंट नहीं है, मारने जा रहे हो किसी को, मर जाएंगे ये। इसीलिए जो अब जैसे ये जो ऐसा दवाई रहती है ना, जिनको एक को मारने जाओ और भी बहुत सारे मर रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, मतलब एक ऐसा एंटीबायोटिक जिससे बहुत बड़ी रेंज ऑफ माइक्रोब्स मर जाए। पर अब इस कंडीशन में अब बोलोगे मैम फिर तो ऐसे बस हम कोई दवाई खाएंगे हमारा पूरा अच्छे माइक्रोब्स मर जाएंगे, हाँ। इसीलिए हम क्या करते हैं, अब जो डॉक्टर्स देते हैं वो बहुत स्पेसिफिक एंटीबायोटिक देते हैं कि अगर तुमने खाई भी तो तुम्हारे गुड बैक्टीरिया ना मरे, पर कभी कभी वो मर जाते, तो फिर साथ में डॉक्टर एक और बोलते हैं कि भैया प्रोबायोटिक्स भी साथ में खाते चलो, मतलब जो दवाई खाने के बाद साफ होते चल रहे हैं बेचारे, अच्छे बैक्टीरिया मरते चल रहे हैं, तुम दही खा के या याकूट पी के उनको वापस मेंटेन करते चलो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो कंपिटेंट बैक्टीरियल सेल आर मेड केपेबल टू टेक फॉरेन डीएनए विद केमिकल ट्रीटमेंट, कैल्शियम क्लोराइड, तो यहाँ कैल्शियम मेन है ना, डाइवेलेंट कैटायन, फिर मैंने बताया हीट शॉक मेथड, 2-3 तरीके होते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 15 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग शो मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। अरे ये तो तुम याद कर चुके हो, बोलोगे मैम बुक में हमारा मैंगो लिखा है कि 1000 से ज्यादा वैरायटी मैंगो की है और राइस की बासमती की ही 10,000 से ज्यादा वैरायटी है, और पूछा है मैक्सिमम, तो आंसर क्या आया भैया, राइस, चावल। चलो देखो explanation. Rice has more than 50,000 genetically different strain while mango has 1500 variety in India. मैंने तो फिर भी कम बोला, मैंने बासमती राइस का बोला कि 10,000 से ज्यादा है, तो बाकी भी राइस का तो अब उससे और ज्यादा होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 16।
In case of a couple where the male is having very low sperm count, which technique will be suitable for fertilization? अब इस मेल में क्या है कि बहुत ज्यादा कम स्पर्म काउंट है, ठीक है, मतलब जो है ही वो बहुत कम है। तो देखो क्या करें, तो है पहला इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, कि डायरेक्ट यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर दो। नहीं भैया, पहले फर्टिलाइजेशन कौन कराएगा? देखो, तो गैमीट इंट्रा साइटोप्लाज्मिक फेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। अच्छा मैम, हाँ, गैमीट को डायरेक्ट फेलोपियन ट्यूब में कर सकते हैं, पर भैया साइटोप्लाज्मिक बोलने की क्या जरूरत है? साइटोप्लाज्म थोड़ी ना करना है, हटाओ इसे। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, हाँ ये बोल सकते हैं कि सिंस इसका स्पर्म काउंट कम है इस मेल का, तो चांसेस है कि देखो, तुमको पता है कि हर एक इजैकुएशन में 2 करोड़ स्पर्म बनते हैं, ठीक है। अब 2 करोड़ में से फर्टिलाइज कौन कराता है? 1, और वो भी वापस चांस पे डिपेंड है। 2 करोड़ में से हो सकता है मेजॉरिटी क्या हो जाए, यहां वहां खो जाए। बोलोगे मैम खो जाए, अरे क्यों? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इतना बड़ा है, गए बेचारे और यूट्रस की लाइन में एंडोमेट्रियम में घुस गए, बर्बाद। या फिर दूसरे फेलोपियन ट्यूब में चले गए और इस वाले का ओव्यूलेशन, इस वाले फेलोपियन ट्यूब का ओव्यूलेशन चल रहा था, तो खत्म। अब इस मेल में नंबर ही बहुत कम है स्पर्म का, तो तुम ये ट्राई करोगे ना कि जितना है नंबर एग्जैक्ट वो उसी पोजीशन पे जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस मेल का इजैकुएशन लिया और फिर क्या करेंगे, एकदम आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करेंगे। कहां पे? उसी जगह पे जहां पे ओवम वेट कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं होता। तो करेक्ट आंसर क्या है तुम्हारा कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एटी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज अ टेक्निक इन विच द स्पर्म कलेक्टेड फ्रॉम द हस्बैंड, मैंने बोला ना कि कलेक्ट किया जाएगा फिर उसको इंसर्ट किया जाएगा उसी लोकेशन पे, ताकि वो अंदर बॉडी के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव के बॉडी के सिस्टम के अंदर खो ना जाए, वहां जहां जाना है बस वहीं पहुंचे। और द हेल्दी डोनर इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस ईदर इनटू वजाइना और द यूट्रस। अब होगा क्या, सिंस एकदम स्पेसिफाई कर दिया है तो बट ऑब्वियस वो रूट पे हमने रख दिया, आप तो भैया तैर के चले जाओ। अब हो सकता है कि इससे भी फर्टिलिटी ना हो पा रही हो, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं बन पा रहा हो, फिर उस केस में जब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी नहीं हो रहा है तो 2 तरीके होते हैं, या तो फेलोपियन ट्यूब में जाके ट्रांसफर कराओ, या तो फिर भैया स्पर्म ले लो, फीमेल का ओवम भी ले लो, बाहर उसको फ्यूज कराओ, फर्टिलाइज कराओ, बाहर टेस्ट ट्यूब में नहीं, पेट्री डिश में होता है, भले टेस्ट ट्यूब में भी बोलते हैं, वहां पे कुछ सेल्स तक ग्रो कराओ, फिर उठा के उसको इम्प्लांट कर दो उस मदर के यूट्रस में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 17 असर्शन रीजन, जल्दी बताओ कैसे सॉल्व करोगे? मैम बिकॉज लगा देंगे, बहुत बढ़िया। सिकल सेल एनीमिया इज एन एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। लाइन सही है? हाँ सही है। क्यों? क्योंकि GAG की जगह पे GUG लग जाता है, उस वजह से पूरा शेप बिगड़ जाता है आरबीसी का, ठीक है। इट इज कॉज्ड बाय एडिशन और डिलीशन ऑफ नाइट्रोजिनस बेस DNA और mRNA। नहीं भैया, ये बताओ मुझे, एडिशन डिलीशन नहीं, रिप्लेसमेंट हो जाता है। एडिशन डिलीशन क्यों बोल रहे हो? मैं तो बोल ही रही हूं ना, बिकॉज के बाद हमने क्या बोला, GAG की जगह पे GUG लग जाता है, ये एक बेस पेयर चेंज हो जाता है, तो मतलब रिप्लेस हो गया, कुछ ना ऐड हुआ है ना डिलीट हुआ है, रिप्लेस वर्ड है। और इन DNA भैया mRNA तो है ही नहीं, तो तुम्हारा आंसर क्या आया बताओ? अब ये स्टेटमेंट क्या है? गलत गलत गलत, तो सिर्फ ऊपर वाला सही है, मतलब आंसर क्या आया? C, ठीक है। चलो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्या बोल रहा है। सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड बाय सिंगल पॉइंट म्यूटेशन इन बीटा हीमोग्लोबिन जीन व्हिच कन्वर्ट GAG इनटू GUG व्हिच कोड फॉर वैलिन अमीनो एसिड रादर देन ग्लूटामिक एसिड। मतलब GAG होना था जो ग्लूटामिक एसिड बनाता है, पर एक ही जगह पे लग गया U, एक बेस पेयर चेंज हुआ, उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट म्यूटेशन, और एक ही चेंज हुआ इसलिए सिंगल पॉइंट म्यूटेशन। तो बनना था ग्लूटामिक एसिड, बन गया वैलिन। लो अब क्या होगा, बीटा जो हीमोग्लोबिन की जीन है, सिंस अब वो वैलिन बनाएगा तो तुम्हारा स्ट्रक्चर ढंग से बनेगा नहीं, तो जो बाई कॉन्केव डिस्क जैसा स्ट्रक्चर बनना चाहिए आरबीसी का, वो कैसा बन जाएगा? हसीए जैसा, सिकल सेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, द केमिकल टेस्ट दैट इज यूज्ड टू डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड इज, ये तो इजी है, विडाल टेस्ट है ना, ये तो स्ट्रेट अवे तुम याद करके गए। तो बताओ जल्दी, एलाइजा टेस्ट किसके लिए यूज करते हैं? HIV के लिए। एलाइजा का फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एसे,
कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। बहुत बढ़िया। ईसीआर टेस्ट मैम नहीं पढ़ा है, पीसीआर पढ़ा हुआ है। क्या है पीसीआर? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अगर मैं बोलूं कोरोना के लिए क्या यूज करते हैं तो मैम आरटीपीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बहुत बढ़िया। अच्छा पीसीआर एक और चीज के लिए यूज करते हैं, किसके लिए? एचआईवी के लिए भी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विडाल टेस्ट इज यूज्ड टू हेल्प मेक अ persuasive diagnosis of enteric fever, also known as typhoid fever. Typhoid is caused by Salmonella tymphi. It is spread through food, milk and water contaminated with intestinal discharge either directly or through flies and personal hygiene. अब ELISA, enzyme linked immunosorbitase, is used in immunology to detect the presence of antibody or antigen in a sample. अब देखो ये आया नई इंफॉर्मेशन जो तुमने नहीं पढ़ा है, पर नई इंफॉर्मेशन तुम याद करोगे। ठीक है, ESR मतलब erythrocyte sedimentation rate test is used to detect inflammation that may caused by infection and some autoimmune disease. तो जरा इसको स्टार मार्क करो और ये इंपॉर्टेंट करके अलग से लिख लो कि ESR क्या है? एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जो किसका पता लगाता है? कोई इंफेक्शन है क्या या फिर ऑटोइम्यून डिजीज के बारे में पता लगाता है। पीसीआर तो पता ही है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जैसे एचआईवी हो गया, कोरोना टेस्ट हो गया। इट इज यूज्ड टू मेक न्यूमरस कॉपी ऑफ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए क्विकली एंड एक्यूरेटली। हुआ क्या क्लियर भैया? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टर टैंक बायोरिएक्टर हैव बीन डिजाइन फॉर, भैया ये तो सबसे ज्यादा इस पे क्वेश्चन आए थे बोर्ड में भी। उनको बायोरिएक्टर में से 2 बायोरिएक्टर, उसमें से इसी से प्यार है, तो अब तुम्हारे सीयूईटी में भी इसी से प्यार रहेगा। तो वो पूछ रहे हैं बताओ डिजाइन किस चीज के लिए? एंश्योरिंग एनारोबिक कंडीशन इन कल्चर। एनारोबिक एयर हम अंदर पंप करते हैं, तो हटाओ इसे। प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, भैया बनने तो दो प्रोडक्ट को, प्यूरिफाई कहां कर रहे हो? एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव टू प्रोडक्ट एंड प्रिजर्वेटिव क्यों? प्रिजर्वेटिव थोड़ी ना ऐड कर रहे हो, पहले प्रोडक्ट बनने तो दो, फिर तुम ये जो सारी चीजें हैं जो बोल रहे हैं, प्यूरिफिकेशन, एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव, ये तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में आएंगी ना, जब वो पूरा बन गया डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में आएंगी। चलो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस, बिल्कुल सही, क्योंकि नाम ही है स्टर टैंक। तो याद करो पहले तो एयर अंदर आती है, स्टेराइल एयर 2 जगह से, ऊपर से भी नीचे से भी, और वो जो ब्लेड्स रहती है वो कंटिन्यूअसली क्या कर रही है? मूव कर रही है। देखो इसी क्वेश्चन को वो असर्शन रीजन में भी पूछ सकते हैं। सिंस ब्लेड्स कंटिन्यूअसली मूव कर रही हैं तो कंटिन्यूअसली क्या इवनली क्या सप्लाई हो रहा है? ऑक्सीजन। तो वही तो लिखा है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस। द स्टर टैंक बायोरिएक्टर इज वेल सुटेड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंडर एसेप्टिक मतलब स्टेराइल कंडीशन फॉर अ नंबर ऑफ डेज। इट कैन बी यूज्ड इजीली इन रिसर्च लेबोरेटरी एंड मेन एडवांटेज इज एन ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम विच प्रोवाइड ऑक्सीजन विदाउट एनी इंटरप्शन। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 20, इकोटोन इज, अब देखो ये वो वाला जगह जो है ओमिटेड। ठीक है, तो ये अपन को कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी। तो इकोटोन क्या है भैया? पॉल्यूटेड एरिया नहीं है, बॉटम ऑफ लेक तो बेंथिक बोलते हैं, तो हटाओ। अ जोन ऑफ डेवलपिंग कम्युनिटी नहीं, ऐसा जगह जहां पे 2 कम्युनिटी क्या कर रही है? ट्रांजिशन हो रहा है। तो ये अपन को याद करना पड़ेगा क्योंकि ये 12th में ओमिटेड वाले जोन में है, पर मैंने इकोसिस्टम में ये चीज कवर करवाई है। ठीक है, तो देखो इकोटोन इज अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन 2 communities and adjacent biotic natural community generally do not possess a fine demarcation line between them। मतलब 2 communities है, उसके बीच में फाइन डिमार्केशन लाइन नहीं है, बट एक ऐसा जोन है जहां पे 2 कम्युनिटी क्या कर रही है? अपनी अपनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। Therefore, the addition of 2 communities represented by population of both community and this transition zone between 2 communities referred to as ecosystem। मतलब सपोज करो एक ब्लैक ओके स्लिप ऑफ टंग ब्लैक बक की कम्युनिटी है, मतलब बेसिकली हिरन की कम्युनिटी है। ठीक है, जो जिसमें ब्लैक कलर का नहीं रहता, इसकी बहुत ज्यादा हंटिंग एंड पोचिंग होती है, एंडेंजर्ड स्पीशीज में आता है। ठीक है, और ऐसे ऐसे सींग रहते हैं जिसको नहीं क्या बोलते कि जिसके मस्क डियर जिसको बोलते हैं ना, जिसमें मस्क बहुत ज्यादा पोचिंग क्यों होती है? क्योंकि इसमें वो मस्क वाली थैली है। ठीक है, तो देखो जरा, एक ब्लैक बक की कम्युनिटी है और दूसरी सपोज करो बारासिंगा की कम्युनिटी है। ठीक है, बारासिंगा, दोनों हिरणी है। अब यहां पे अपने हैबिटेट में रह रहा है, ये अपने हैबिटेट में रह रहा है, पर इन दोनों के बीच में कैसा जोन रहेगा जहां पे तुम्हें थोड़ा कुछ पॉपुलेशन ब्लैक बक की भी मिलेगी और कुछ पॉपुलेशन बारासिंगा की भी मिलेगी। तो यही जो जोन है जहां पे क्या है, ये ट्रांजिशन जोन है जहां पे तुमको दोनों कम्युनिटी के मेंबर्स मिल रहे हैं, बोथ कम्युनिटी एक्सप्रेस हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? इकोटोन बोलेंगे।
मूव करें, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट सपोर्ट द व्यू दैट इलैबोरेट सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस अपीयर मच लेटर इन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। कौन सा इसमें से स्टेटमेंट है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है कि, या इलैबोरेट नहीं कर रहा है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बहुत बाद आया था। मतलब इसमें से 4 स्टेटमेंट रहेंगे जो सपोर्ट कर रहा होगा और एक स्टेटमेंट है जो सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, उसी को पकड़ना है, ठीक है। लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव सिंपलर बॉडी डिजाइन, सही बात है ना, पर पूछ रहा है डज नॉट सपोर्ट, तो कैंसिल कर दो। चलो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन लोअर ग्रुप, बिल्कुल सही है, पर सही, ओके एक मिनट, सही है तो इसको कैंसिल कर दो। अब देखो तुम्हारा पूछ रहा है डज नॉट सपोर्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, तो अब आते हैं एसेक्सुअल। अब देखो इसको कैंसिल करना है, बट जो कैंसिल करोगे वही तुम्हारा आंसर बनेगा, ठीक है, तो इसको कैंसिल किया, इसको कैंसिल किया, मतलब सिंस ये कैसा है, मल्टीपल चॉइस ऑप्शन है। अब जैसे तुमने देखा, बोलोगे मैम 2 आंसर तो हो नहीं सकते, हाँ 2 आंसर नहीं हो सकते, पर कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन रहेंगे। आगे देखो, ये देखो कॉम्बिनेशन दिख रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन, मतलब अभी हमने जो देखा उसमें 1 तो होना ही चाहिए तुम्हारे इसमें, है ना, तो देखो 1 तो भैया इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन कैंसल, डिडक्शन मेथड दिखा रहे तो उसको हटा दिया। उसके बाद आते हैं, अरे चलो अब 2 भी होना ही चाहिए कि हाँ स्टेटमेंट तो सही बोल रहा है, ठीक है, तो अब आते हैं, मतलब सेकेंड ऑप्शन भी होना चाहिए, देख लो जरा, तो सेकेंड ऑप्शन कहां पे है मैम, फर्स्ट ए में है और सी में है, तो उस तरीके से बी भी कट गया और डी भी कट गया, ऑप्शन के बाहर हो गया। चलो आगे आ जाते हैं, थर्ड क्या बोल रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन कॉमन इन हायर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, भैया ये स्टेटमेंट गलत है, गलत गलत गलत, तो 3 तो होना ही नहीं चाहिए। तो देखो जरा, मतलब अभी तक मैं कैसे बोल रही थी कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, 3 तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो 3 तो भैया बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो डी कैंसिल, बी कैंसिल, और अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या कैंसिल, और या इसमें भी 3 है तो ये हो गया कैंसिल। देखो अब बोलोगे मैम नहीं समझ में आया, चलो मैं इसका और शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। सबसे पहले जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आया, तुमने क्या किया, शांति से क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद हमें वो वाला पॉइंट निकालना है जो क्या बता रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब आया था, इवोल्यूशन के, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बहुत बाद आया था, तो हमको वो स्टेटमेंट ढूंढने हैं। तो जैसे मैंने पढ़ा कि ये स्टेटमेंट बता रहा है कि लोअर ऑर्गेनिज्म में सिंपल बॉडी होती है, हाँ भैया ये होती है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, और ये समवॉट इनडायरेक्टली और डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता रहा है कि बहुत पीछे आया था, तो करेक्ट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन कॉमन लोअर ऑर्गेनिज्म, सिंस कॉमन और जो लोअर ऑर्गेनिज्म है वो सिंपल बॉडी रहती है, तो वो बट ऑब्वियस सिंपल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन करेंगे जिसका नाम एसेक्सुअल है, सेक्सुअल वाला तो कॉम्प्लेक्स है तो वो पीछे आएगा, तो ये भी सही है। अब देखो ये स्टेटमेंट गलत बोल रहा है, क्यों, एसेक्सुअल हायर में थोड़ी ना होता, हायर में तो सिर्फ सेक्सुअल होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, मतलब ये वाला ऑप्शन तो होना ही नहीं चाहिए किसी भी ऑप्शन में। इतना आया समझ। अब देखो इसी एक और ऑप्शन को पकड़ के हम आंसर निकालेंगे। चलो चौथा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, द हाई इंसिडेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म एंड वर्टिब्रेट्स, बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट भी सही है। मतलब मैम अब जो अगले ऑप्शंस का कॉम्बिनेशन आएगा उसमें 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, पर 3 तो किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। कुछ आई बात समझ में? अब देखते हैं अपना ऑप्शन, तो 3 नहीं होना चाहिए, मैं दिखा रही हूं डिडक्शन मेथड, तो भैया इसमें आ गया 3, हटाओ इसे, इसमें आ गया 3, हटाओ इसे, इसमें आ गया 3, हटाओ इसे। देखो एक ही ऑप्शन पड़ा और तुम्हारा आंसर आ गया, क्या है, सी, 1, 2 एंड 4। हुआ क्लियर? चलो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 सपोर्ट द व्यू दैट इलैबोरेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस अपीयर्ड मच लेटर इन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट कॉमन इन हायर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, और इसका जस्ट उल्टा लिखा हुआ है, इट इज कॉमन अमंग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो इन इंपॉर्टेंट ऑल्सो इन प्लांट्स एंड एनिमल विद रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ZZZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन, भैया ये तो तुम याद करके जाओगे, सीधा सीधा क्वेश्चन है, किसमें मिलता है, बर्ड्स में। अब यहाँ पे बर्ड कौन सी, अब ये तो इतना तो पता है ना कि पीकॉक एक बर्ड है, तो आ गया तुम्हारा बर्ड। स्नेल, प्लैटिपस और कॉकरोच, ये कॉकरोच क्या हो गया, आर्थ्रोपोडन हो गया, स्नेल क्या हो गया, मोलस्कन हो गया। उसके बाद प्लैटिपस, प्लैटिपस डक बिल प्लैटिपस, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टिलिया एंड मैमल, हटाओ इसे, तो क्या आया तुम्हारा आंसर, पीकॉक जो है एक चिड़िया। तो ZZZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड फिशेस। अब क्यों प्लैटिपस ने ले क्योंकि वो कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। Thus peacock shows ZZZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन दिस
फीमेल हैज, ये इंपॉर्टेंट है, फीमेल में क्या रहता है, हेट्रोमॉर्फिसिटी रहती है। ह्यूमंस में मेल के पास हेट्रोमॉर्फिसिटी होती है, एक्स एक्स फीमेल्स होती है, एक्स वाई मेल्स होते हैं। मतलब ह्यूमन में जेंडर कौन डिसाइड करेगा बेबी का, मेल, क्योंकि उसके पास क्या है, दो गैमेट्स है, एक्स भी है डब्ल्यू भी है। अब वो कौन सा वाला गैमेट स्पर्म में रहेगा वो डिसाइड करेगा कि जो बेबी है वो गर्ल बनेगा कि बॉय बनेगा। सिमिलरली बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड फिशेस में, मतलब फिशेस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स में कौन डिसाइड करता है, फीमेल डिसाइड करती है। कैसा, ZZ टाइप, जिसमें होमोजाइगस कंडीशन किसके पास होता है, मेल के पास, या होमोमॉर्फिक कंडीशन किसके पास होता है, मेल के पास, और हेट्रोमॉर्फिक कंडीशन किसके पास होता है, फीमेल के पास, वो भी कौन सा, ZW। देखो जरा, क्रोमोसोम, एंड मेल हैज होमोमॉर्फिक ZZ सेक्स क्रोमोसोम। इन प्लैटिपस द सेक्स डिटर्मिनेशन, प्लैटिपस को मैंने क्या बोला, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल, तो किसकी तरह कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके, मैमल में, और मैमल में कैसा डिटर्मिनेशन होता है, इंसान जैसे, XXXY। तो प्लैटिपस में क्या है, XXXY टाइप, इन विच बोथ मेल एंड फीमेल हैज 10 सेक्स क्रोमोसोम ईच। अब प्लैटिपस में 10 है, ठीक है। द मेल हैज XXXX, अब वो अलग अलग कॉम्बिनेशन दिया है, और फीमेल में इतने होते हैं। इन स्नेल्स द सेक्स डिटर्मिनेशन इज एनवायरमेंटल इंड्यूस, मोलस्कन्स में और कुछ तुम्हारे रेप्टिलियन में, जैसे क्रोकोडाइल हो गया, टर्टल हो गया, एग तो हो जाता है, टेम्परेचर के बेसिस पे डिसाइड होगा कि भैया फीमेल होने वाली है कि मेल होगा, ठीक है। तो स्नेल में भी कैसा रहता है, वो एनवायरमेंटल इंड्यूस रहता है। वाइल इन कॉकरोच, मतलब आर्थ्रोपोडेंस, इट इज ऑफ XXX0 टाइप। इन दिस टाइप XY क्रोमोसोम इज एब्सेंट, है ही नहीं। इन दिस द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड X क्रोमोसोम डिटरमाइन द मैस्कुलाइन सेक्स, मतलब जिसमें एक ही X आएगा वो कौन रहेगा, मेल रहेगा, ठीक है। तो ये अपन को याद करना है। क्या याद किया इसके एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन से, कि मैमल्स में क्या रहता है, XXXY जैसे ह्यूमंस में होता है। आर्थ्रोपोडेंस में कैसा होता है तुम्हारा, XXX0 टाइप, मतलब मेल्स में एक ही X होता है, फीमेल्स में 2 X रहते हैं, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा जो बर्ड्स आ गए उसमें ZZ ZW सिर्फ बर्ड्स में होता है कि नहीं, रेप्टाइल्स, और साथ में कौन, कुछ फिशेस भी। फिर मैंने बताया कि जो तुम्हारे मोलस्कन्स है और कुछ रेप्टाइल जिसमें क्रोकोडाइल और टर्टल आ गए, उसमें किससे डिसाइड होता है, एनवायरमेंटल इंड्यूस रहता है, एनवायरमेंटल फैक्टर से रहता है। मतलब एक तो आ जाता है, अब अगर हाई टेम्परेचर रहा तो बनेगा फीमेल, लो टेम्परेचर रहा तो बनेगा मेल, इस तरीके से डिसाइड होगा। हुआ क्या क्लियर इतना? मूव करें आगे। ओके, which of the following toxic substance is responsible for malarial fever? भैया फीवर कब आता है, जब मैम वही आरबीसी टूट जाती है। आरबीसी टूटती तो कौन सा पॉइजन टॉक्सिक निकलता है, हीमोजोइन। लो भैया सीधा सीधा आंसर है, ठीक है। जिस हीमोजोइन के कारण क्या आने लगते हैं, सिम्टम्स आने लगते हैं, ठंड लगने लगती है, गर्मी होने लगती है। देखो जरा, द रप्चर ऑफ आरबीसी इज एसोसिएटेड विद रिलीज ऑफ अ टॉक्सिक सब्सटेंस कॉल्ड हीमोजोइन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर चिल एंड हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3 to 4 days। इजी था। चलो तो देखो क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर डेवलपमेंट ऑफ पीसीआर। भैया एनसीईआरटी में चिल्ला चिल्ला के रखा हुआ है कि पीसीआर टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय हु, कैरी मुलिस। तो देखो, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय कैरी मुलिस इन 1985। ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम याद रखना साइंटिस्ट का, किसने डेवलप किया। एंड फॉर दिस ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री इन 1993। अब बोलोगे मैम ये तो केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला, हाँ। अब एप्लीकेशन कहां पे है, बायोलॉजी में, ये अलग बात है, ठीक है। इट इज रिएक्शन इन विच एम्प्लीफिकेशन ऑफ सीक्वेंस डीएनए इज कैरिड आउट इन विट्रो। इन विट्रो मतलब बाहर, इन वाइवो बोलती मतलब सेल के अंदर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकोलॉजिकल नीश इज, अरे ये भी स्ट्रेट है, एकदम स्ट्रेट तुमने टर्म 2 के लिए भी पढ़ा होगा। क्या, द सरफेस एरिया ऑफ ओशन? नहीं भैया, वो तो ऊपर का जोन है जिसको पेलाजिक बोलते हैं, हटाओ इसे। द एनिकोलॉजिकल एडेप्टेड जोन? नहीं भैया, इसको भी हटाओ। द फिजिकल पोजिशन एंड फंक्शनल रोल ऑफ अ स्पीशीज विद इन अ कम्युनिटी? हाँ, ये बोल सकते हैं जहां पे वो मिल रहा है और उसका खुद का एक रोल है कम्युनिटी में, खुद का रोल है इकोसिस्टम में, बिल्कुल सही। फॉर्म्ड ऑफ ऑल प्लांट एंड एनिमल लिविंग इन द बॉटम ऑफ लेक। बॉटम ऑफ लेक को बेंथिक बोलते हैं, तो आंसर क्या आया, सी। क्या है उसका करेक्ट, अब देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। इकोलॉजिकल नीश इज इकोलॉजिकल एडेप्टेड जोन दैट इज पर्टिकुलर प्लेस ऑफ हैबिटेट ऑक्यूपाइड बाय इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज विद इन इट्स इकोसिस्टम। इकोलॉजिकल नीश हैव स्पेसिफिक कैरेक्टर्स सच एज अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, टेम्परेचर, टेरियन, सनलाइट एंड प्रेडेटर व्हिच इन्फ्लुएंस हाउ पॉपुलेशन अफेक्ट एंड आर अफेक्टेड बाय रिसोर्स एंड एनिमल। सीधा सीधा लैंग्वेज अगर
अगर बोलना है इसको, तो हम बोल सकते हैं कि हर स्पीशीज का अपना अपना कुछ कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, भले तुमको पता हो या ना पता हो, पर वो उस जगह पे रह रहा है, उसकी कुछ पोजीशन है, वो इंटरैक्ट कर रहा है बायोटिक एबायोटिक फैक्टर के साथ। अब देखो मैंने एबायोटिक बोल दिया मतलब सीधा सीधा टेम्परेचर, टेरियन, सनलाइट ये बोल दिया, और बायोटिक फैक्टर मतलब प्रेडेटर के साथ उसका इंटरैक्शन है, वो रह रहा है, वो उसका हैबिटेट है, वो उसका एडेप्टेड जोन है जहां पे उसका खुद कुछ रोल है इकोसिस्टम में। हुआ क्या क्लियर? ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन था, इजी था ना। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है। वापस क्या करेंगे, कीवर्ड को करेंगे अंडरलाइन। अ मल्टीसेलुलर फिलामेंटस एल्गे, ठीक है भैया फिलामेंटस एल्गे है, एग्जिबिट अ टाइप ऑफ सेक्सुअल लाइफ साइकिल इन विच द मियोटिक डिवीजन ऑकर आफ्टर अ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। वो बोल रहा है जाइगोट बनने के बाद क्या होता है, मियोटिक डिवीजन होता है। किसमें? एक एल्गे है, ठीक है, और जो कैसा है, मल्टीसेलुलर फिलामेंटस है, ठीक। द अडल्ट फिलामेंट ऑफ दिस एल्गे हैज, अब देखो वो बोल रहे हैं कि जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। अब हमको पता है जाइगोट कब बनेगा, जब हैप्लॉइड और हैप्लॉइड मिलके डिप्लॉइड बनेगा और जाइगोट बन जाएगा। पर यहां कैच क्या है कि कैच क्या है, वो एक एल्गे है, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, मियोटिक डिवीजन हुआ, ठीक है। अब वो पूछ रहे बताओ कि जो अडल्ट फिलामेंट है उसमें प्लॉइडी नंबर क्या रहेगा। तो ये वाला क्वेश्चन है तुम्हारे जेनेटिक्स चैप्टर में से, ठीक है। थोड़ा उन्होंने जेनेटिक्स का उठाया और थोड़ी इंफॉर्मेशन तुम्हारे 11th क्लास के जो एल्गे वाला है उससे उठाए, पर जेनेटिक्स से ही इंडिविजुअली सॉल्व हो जाएगा। अब देखो जरा ऑप्शन, अब क्या है, अब इतना याद रखना है हमको कि हमेशा एल्गे का लाइफ साइकिल कैसे होता है, इसलिए मैंने बोला थोड़ा 11 से सॉल्व होगा, क्योंकि कुछ एल्गे में क्या रहता है, एक्सेप्शन रहता है। तुमने पढ़ा होगा 11th वाली क्लास में हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, तो वो इसका इंफॉर्मेशन वहां से आने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब दो टाइप के सेल्स होते हैं, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था किसी भी ऑर्गेनिज्म में। कौन से दो टाइप के सेल्स होते हैं, जल्दी बताओ। एक को बोलते हैं मैम सोमैटिक सेल, करेक्ट, और दूसरे को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल। आई क्या बात समझ में? और दूसरा क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सेल बोलो, या फिर जर्म सेल बोलो, या फिर गैमीट्स बोलो, या फिर बहुत बार लिखा रहता है जर्म प्लाज्म। तो सब मतलब गैमीट से रिलेटेड कुछ वर्ड आना चाहिए। अब सोमैटिक सेल क्या होते हैं, जो मैं यूज करने वाली हूं, मैं मतलब मैं नहीं, मतलब तुम भी, कोई ऑर्गेनिज्म अपने मरने तक खुद को जिंदा रखने के लिए यूज करेगा, सीधा सा लॉजिक, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम, सोमैटिक सेल। अगर इंसान की बात की जाए तो इंसान में क्रोमोसोम कितने होते हैं मैम, 46। तो 46 मतलब इसको हम बोलते हैं डिप्लॉइड कंडीशन 2n। तो जितने भी मैं सोमैटिक सेल देखूंगी उसका जो न्यूक्लियस के अंदर अगर क्रोमोसोम देखा मैंने, तो कितने मिलेंगे मुझे, हर एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम। वापस एक इंफॉर्मेशन क्या याद हुई कि क्रोमोसोम कब दिखता है, सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पे। बाकी टाइम पे मेरे को क्या दिखेगा मैम, डीएनए। डीएनए करेक्ट वर्ड है, क्या बोला, क्रोमैटिन फाइबर, क्योंकि क्रोमैटिन फाइबर इज इक्वल टू डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, तो वो बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है, जो तुम्हारे चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस किया हुआ है, ठीक। अब अगर यही चीज, और रिप्रोडक्टिव या जर्म सेल क्या होता है, वो सेल जो मैं अपने अगली जनरेशन को पास करूंगी जिससे वो उसकी वो बॉडी बनेगी। तो अब जब मैं अगली जनरेशन में पास करूंगी तो फीमेल कैसे पास करती है, ओवम के थ्रू, मेल कैसे पास करेंगे, स्पर्म के थ्रू। तो अगर 46 वहां से आ गया तो भैया बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा, जो मतलब 92 बन जाएगा, जो इंसान तो पैदा नहीं होगा, एलियन जरूर हो जाएगा। पर वापस मैंने बताया था कि जो पॉलीप्लॉइडी वाला कंसेप्ट है वो कहां होता है, प्लांट्स में, ठीक है। पर प्लांट्स में ऑर्गेनिज्म मतलब जो प्लांट्स की जो न्यू वैरायटी बनी वो जिंदा भी रह जाती है, एनिमल में नहीं होता, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसीलिए रिप्रोडक्टिव सेल या गैमेट्स में ये जो 46 नंबर इसका क्या होता है, हाफ होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड बनता है वो, ठीक है। मतलब n आता है, n मतलब क्या, 23 आ गया। सिमिलरली ये क्या है, डिप्लॉइड, इसी को प्लॉइडी लेवल के नाम से भी पूछा जाता है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में प्लॉइडी लेवल ही पूछ रहे हैं, पर क्लू कहां से है कि इसको किसमें तुमको लॉजिक लगाना है, एल्गे में लॉजिक लगाना है। तो एल्गे में अगर याद होगा तो देखो बाकी एनिमल्स में ऐसे होता है, सिर्फ एल्गे जो है, जो तुम्हारा क्या है, थैलोफाइटा है, उसमें तुमने पढ़ा होगा कैसी लाइफ साइकिल है। वापस जरा 11 की बुक ओपन करके दिखना, तो वहां तुम्हें अलग अलग 3 टाइप की लाइफ साइकिल्स मिलेंगी, हैप्लो डिप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक। तो वहां से ये इंफॉर्मेशन
कोर इंफॉर्मेशन ली गई और उसका एप्लीकेशन उठा के चैप्टर नंबर 5 में डाल दिया। तो याद रखना कि जो एल्गे का नॉर्मल जो वेजिटेटिव सेल रहता है, यहां उल्टा रहता है, ठीक है। एल्गे में नॉर्मल का जो वेजिटेटिव सेल रहता है वो कितना रहता है, एन रहता है। एन मतलब क्या, हैप्लॉइड, ठीक है। फिर उसके बाद वो जाके मर्ज होता है, जाइगोट बनाता है, वो ठीक है। जाइगोट जब बनता है वो 2n होता है, पर उसके पहले वाली प्रोसेस भी n ही रहेगी। और बाकी का क्लू कहां मिला, मियोटिक डिवीजन हुआ कब, जाइगोट के बाद, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। अब मियोटिक कहां आता है, वापस नंबर को आधा करने। मियोटिक मतलब ये वापस 11 से इंफॉर्मेशन ली है, रिडक्शनल डिवीजन। तो रिडक्शनल डिवीजन अगर मैंने यहां लगाया तो 46 का आधा होगा तो 23 बन गया। अब मैं बोल रही हूं कि जाइगोट बना। अब ये तुमको इंफॉर्मेशन याद करनी पड़ेगी कि हैप्लॉइड में जो सोमैटिक सेल ही रहते हैं वो मतलब एल्गे में जो सोमैटिक सेल रहते हैं वही हैप्लॉइड स्टेज में रहते हैं, ठीक है। अब उसका दोनों तरफ से आए 2n बना, जो था तुम्हारा जाइगोट, ठीक है। इंसान में भी जाइगोट 2n का रहता है, बट फिर वही 2n इंसान में आगे कंटिन्यू होने लगता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। समझो बात को क्या लिखा है, पर यहां क्या हुआ, मियोटिक डिवीजन, मतलब 2n का वापस क्या हो गया, n बन गया। तभी अब जो ये एल्गे बड़ा होगा, मैच्योर होगा, तो इसका वेजिटेटिव सेल कैसा रहेगा, n ही होना चाहिए मैम, 2n नहीं होना चाहिए, याद रखना। तो जरा देखो, अब ऑप्शन हटाते, हैप्लॉइड वेजिटेटिव स्टेट, ठीक है, डिप्लॉइड हटाओ, डिप्लॉइड हटाओ। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन बच गए, ठीक है, ये वाला और ये वाला। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, मैंने तुमको अभी बताया कि एल्गे में क्या होता है। समझो बात को कि जो तुम्हारा मतलब सोमैटिक सेल है वो क्या रहता है, एन रहता है, ठीक है। ऐसे 2 जगह से एन आए मेल फीमेल मर्ज होके क्या बना, 2n बना। पर कैच क्या है, 2n के बाद क्या हुआ, मियोसिस हुआ। मियोसिस क्या है, एक रिडक्शनल डिवीजन, मतलब वापस n बन गया। और गैमेटोगेनिया या गैमेटोगेनिया क्या है, बेसिकली जो वापस ये n है, तो ये उसके जो गैमेट्स है वापस क्या बनेंगे, n ही बनेंगे। क्यों, जब वापस n और n मर्ज होगा तो सिर्फ जाइगोट बनेगा 2n। तो देखो जरा, यहाँ डिप्लॉइड गैमेटोगोनिया लिखा है तो क्रॉस, ये तो वैसे ही क्रॉस हो गया था क्योंकि यहाँ पे ये चीज लिखी है। तो देखो, नॉर्मल में अगर एनिमल में पूछा तो उल्टा आएगा कि डिप्लॉइड वेजिटेटिव सेल और हैप्लॉइड गैमेटोगोनिया, ठीक है। बट यहाँ क्या है, यहाँ उल्टा आएगा क्योंकि एल्गे का क्या है, एक्सेप्शन। हुआ क्या क्लियर। अब इसका जरा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं, वैसे हम एक्सप्लेनेशन डिस्कस कर चुके हैं। अडल्ट फिलामेंट ऑफ मल्टीसेलुलर एल्गे हैव, ये देखो क्या आ गया वर्ड, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। कहां से याद रखोगे भैया, तुम्हारे 11th में भी दिया है और 12th में भी दिया है। 11th में कहां मिलेगा, सेल साइकिल वाले भी चैप्टर में थोड़ा सा मेंशन है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 जो है, खोल के देखना, आखिरी वाला पन्ना भी यही बोल रहा है, क्या हैप्लोडिप्लॉन्टिक, जो 2 नहीं 3 वाला जो चैप्टर है प्लांट किंगडम, उसमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो एल्गे किस में आता है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में। अच्छा हम मैम, अब हम याद कैसे रखेंगे कि सोमैटिक सेल में एन है। अगर मैं बोल रही हूं इन जनरल कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, तो हैप्लॉन्टिक वर्ड हमेशा सोमैटिक सेल के लिए रेफर किया गया है, ठीक। अब देखो, इन विच द मियोटिक डिवीजन ऑकर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। देखो हम में क्या होता है, समझो बात को, हमारे इसमें मतलब अब हमारी बॉडी में जो 2n है, 2n के बाद होता है मियोसिस, मतलब रिडक्शनल डिवीजन, बन गया n। ये n है तुम्हारे गैमीट्स, ठीक है। और गैमीट्स मेल तरफ से आया, फीमेल तरफ से आया, दोनों मर्ज हो गया, बन गया 2n। और फिर 2n के बाद क्या होता है, माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस होने लगा और फिर वही पूरा बॉडी बन गया, ठीक है। मतलब मियोसिस कहां होता है, गैमीट के फॉर्मेशन होता है। पर यहां क्या होगा, यहां जस्ट उल्टा होगा। उल्टा होगा मतलब क्या, सबसे पहले उसके जितने भी वेजिटेटिव सेल रहते हैं वो क्या रहते हैं, एन रहते हैं, ठीक है। मेल एन, फीमेल एन, दोनों मर्ज हुए, क्या बने, 2n जाइगोट। और उसके बाद क्या हुआ, तुम्हारा बना मियोसिस। अब बोलोगे मैम हम हर चीज तो याद रख नहीं सकते, तो देखो जरा क्वेश्चन में क्लू था, उन्होंने बोला याद रखना जाइगोट हमेशा क्या रहेगा, 2n, ठीक है। तो तुमने डिसाइड कर लिया भैया जाइगोट को तो 2n सेट करना है। पर उसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि मियोसिस हुआ जाइगोट फॉर्मेशन के बाद। तो अगर मियोसिस करवा रहे हो तुम जाइगोट फॉर्मेशन के बाद, मतलब इतना बट ऑब्वियस है, ये 2n का क्या करना है, वापस n बनाना है। और अगर 2n के बाद n बनेगा मतलब यही वो इंडिविजुअल रहेगा, ठीक है। इंडिविजुअल के सोमैटिक सेल रहेंगे, तो अगर ये सोमैटिक सेल n थे तो मतलब ये वाला मैच्योर सेल भी n ही होंगे।
इस तरीके से तुम ऑप्शन में क्या करोगे, अपना आंसर नैरो डाउन करके लेके आओगे, ठीक है। चलो देखो, so the filament of this algae has a haploid vegetative cell and haploid gametogenia. A multicellular gametophyte or gametogenia which is haploid alternate with a multicellular sporophyte which is diploid 2n. A mature sporophyte produce spore haploid cells by meiosis, a process which reduce the number of chromosome to half from 2n to n. बस वही चीज लिखी है कि 2n से वापस n बन गया। हुआ क्लियर? तो ये कुछ एक्सेप्शन है जो 3 चैप्टर का मर्जर करके तुमको पूछा जा रहा है। 2 चैप्टर 11th के, प्लांट किंगडम के आखिरी वाला पन्ना, सेल साइकिल, सेल डिवीजन और जेनेटिक्स इस साल के चैप्टर का। चलो आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, अ ह्यूमन फीमेल विद टर्नर सिंड्रोम। ये तो एकदम स्ट्रेट चल रहा है। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है मैम? ह्यूमन फीमेल हम बोलते हैं XX, पर अगर एक X हट जाए तो बन जाता है XO कंडीशन। तो XO कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कितने क्रोमोसोम होते टोटल ह्यूमन में? मैम 46 होते। अगर अच्छा मतलब टोटल 22 पेयर प्लस 2 सेक्स क्रोमोसोम, करेक्ट, 2 सेक्स क्रोमोसोम, और इसमें XO कंडीशन रहेगी, मतलब कुछ इस तरीके से होना चाहिए। अब ऑप्शंस देखें, हैज 45 क्रोमोसोम विद XO, विद बोला है, टोटल 46 होते हैं, एक क्रोमोसोम नहीं है, तो हाँ फिट हो सकता है, ठीक है। हैज एडिशनल X क्रोमोसोम, नहीं भैया, जो ओरिजिनल X है वही हट गया है। अच्छा, तो ये कैंसिल। अच्छा एक बात बताओ, अगर एडिशनल X होता, मतलब मैम ट्रिपल X, हाँ ट्रिपल X होता तो उसको क्या बोलते हैं हम? सुपर फीमेल बोलते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद आते हैं तुम्हारे एग्जिबिट मेल कैरेक्टर। नहीं भैया, फीमेल ही है, मेल कैरेक्टर नहीं आते। हाँ हम ये बोल सकते कि फेमिनाइन कैरेक्टर सप्रेस हो जाते हैं, तो मेल कैरेक्टर तो नहीं हटा। वैसे इज एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन विद नॉर्मल हस्बैंड, नहीं भैया, एक X गायब होने की वजह से क्या होता है, फेमिनाइन कैरेक्टर कम हो गए मतलब ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं है, ढंग से उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम नहीं करेगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा, तो फिर चिल्ड्रन कहां से आएंगे? स्टेराइल रहती है ऐसी फीमेल, ठीक है। स्टेराइल मतलब अनएबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, तो ये भी कैंसिल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहा? हैज 45 क्रोमोसोम विद XO। अब इसी को और कैसे लिख सकते थे? कुछ इस तरीके से, हैव 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम विद XO, तो बात तो वो भी है, सही है, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं, एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इट इज अ डिसऑर्डर कॉज्ड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द X क्रोमोसोम दैट इज 45 प्लस XO। क्वेश्चन नंबर 28, अ कलेक्शन ऑफ ऑल द एलील्स ऑफ ऑल द जीन ऑफ अ क्रॉप प्लांट इज कॉल्ड। अब वो पूछ रहे बताओ सारे एलील का इकट्ठा कर लिया एक पर्टिकुलर क्रॉप के, तो ये तो वापस जर्म प्लस कलेक्शन। या इसी को अगर सारे एलील एक पर्टिकुलर जीन के आ गए या सारे जीन आ गए तो उसको हम जीन पूल भी बोलते हैं। तो बोलोगे मैम ये कहां से पढ़ेंगे? ये तुम पढ़ोगे तुम्हारे आखिरी वाला जो चैप्टर है ना, इवोल्यूशन, और उसके बाद बायो इकोसिस्टम, जहां पे जीन पूल इकट्ठा हो गया है, वो वहां से, और जेनेटिक्स का भी क्वेश्चन है। तो देखो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो अलग अलग जगह आ जाते हैं। अब बोलोगे मैम इवोल्यूशन में कैसे? इवोल्यूशन में ये चीज तुमने जर्म प्लस कलेक्शन तो नहीं, पर ये जीन पूल कहां पड़ा होगा कि इवोल्यूशन के साथ कुछ जीन ऐड होते हैं और जीन पूल में से कुछ जीन खो जाते हैं। कुछ याद आया? तो वो वहां पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद जेनेटिक्स में तो पढ़ा ही है, जो 5th चैप्टर है उसमें, कि कोई भी एलील्स है, मतलब एक पर्टिकुलर जीन के अलग अलग एलील इकट्ठे कलेक्ट कर लिए तुमने एक जगह, तो उसको क्या बोलेंगे? जर्म प्लस कलेक्शन। अब देखो, the entire collection of plant oblique seed which have all the diverse allele of all the gene is given crop is called germ plasm collection. Protoplasm collection refer to collection of protoplast, plant cell without cell wall. तो याद रखना है अपन को। अब देखो ये कुछ इंफॉर्मेशन तुमने 11th में पढ़ी है कि प्रोटोप्लास्ट क्या मतलब रहता है? सेल वॉल के बगैर जो बच गया वो तुम्हारा क्या है? प्रोटोप्लास्ट। अच्छा, herbarium is a museum of preserved mammal that are used for botanical research mainly in identification and classification of plant. सोमा क्लोनल कलेक्शन। अब बोलोगे मैम ये सब कहां लिखा हुआ है? ये सब तुम पढ़ोगे चैप्टर नंबर 9 में, स्ट्रैटेजी फॉर फूड एनहांसमेंट में। वो चैप्टर मैं पढ़ाऊंगी, पढ़ाया नहीं अभी तक, बहुत जल्द पढ़ाऊंगी। तो ये वाला कुछ वहां जो सोमा क्लोनल कलेक्शन है, टिश्यू कल्चर है, कुछ जो टर्म्स है, ये सब वहां उस चैप्टर में लिखे हुए हैं, ठीक है। अपने रेफरेंस के लिए भी तुम साइड बाय साइड बुक ओपन करके देख सकते हो। तो देख लो जरा यहाँ पे, सोमा क्लोनल कलेक्शन कंसिस्ट ऑफ दोज प्लांट दैट आर
प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल सेल विच आर जेनेटिकली वेरिएबल फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो सोमा क्लोनल क्या है, मतलब क्या है, एक ही सोमैटिक सेल से दो क्लोन निकले हुए हैं, तो उसको दो क्लोन नहीं बोल सकते, सोमैटिक सेल एक ही है, वहीं से हमने दो प्लांटलेट्स बना दिए, तो उनको क्या बोलेंगे, सोमा क्लोनल, क्योंकि क्लोन है, एक ही जगह से निकले, दोनों जेनेटिकली आइडेंटिकल है, क्योंकि सेल क्या था, सेम था, सोमैटिक सेल ही था, पर ये किस में होता है, प्लांट्स में होता है, ठीक है। तो सोमा क्लोनल कलेक्शन कंसिस्ट ऑफ दोस प्लांट दैट आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल सेल, सिंगल कैसा, सोमैटिक सेल, विच आर जेनेटिकली वेरिएबल फ्रॉम देयर प्लांट्स, ठीक है, सॉरी प्लांट्स, पेरेंट्स, ठीक है। अब एक बात, अच्छा ये बताओ, सीड का अगर प्रिजर्वेशन कर रहे हो, क्योंकि सीड ही बोल रहे हो, जर्म प्लास्ट कलेक्शन कर रहे हो, वापस एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है पर थोड़ा अपन को याद करने का तरीका है, तो बताओ अगर सीड को मुझे प्रिजर्व करना है तो बोलोगे मैम सीड बैंक में रखेंगे, बिल्कुल सही। मुझे बताओ सीड बैंक में किस फॉर्म में रखेंगे, लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस में, तो ये भी एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है। हुआ क्लियर इतना? चलो आगे मूव करते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। डैश इज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ, ये तो अपन को याद करके ही जाना है, कौन है भैया, काउ, काउ पूछा है, शीप नहीं पूछा है ना, तो तुम उठा के आओगे, हाँ ट्रांसजेनिक काउ, ट्रांसजेनिक वर्ड ही देखा, डॉली लगा के आओगे, डॉली नहीं गाय पूछी है, गाय, देखो कौन सी गाय है भैया, रोजी। क्या फीचर है इसका कि इसके अंदर ह्यूमन में मिलने वाला अल्फा लैक्टा एल्बुमिन का जो मतलब पूरा एज इट इज जीन डाला हुआ है, मतलब अब जो ये काउ मिल्क प्रोड्यूस करेगी उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू किसके बराबर है, ह्यूमन मिल्क के बराबर है, ठीक है। ओके देखो जरा, In 1997, Rosie, the first transgenic cow, produced human protein enriched milk 2.4 ग्राम पर लीटर। अच्छा एक और, फिर डॉली, मॉली, शेली, क्या है ये, शीप है, उनमें से सबसे पहली ट्रांसजेनिक शीप कौन सी है, डॉली, ठीक है, क्लोन, ठीक है, ज्यादा करेक्ट है बोलना क्लोन, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द सेल इन एन एम्ब्रियो सैक, बहुत बढ़िया, जैसे ही एम्ब्रियो सैक वर्ड आया क्या क्या याद आता है, चलो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। तो ये ड्रॉ किया हमने एम्ब्रियो सैक, ऊपर कौन सा एंड होता है, चलाजिल एंड, क्या रहता है वहां पे, 3 एंटीपोडल सेल, सबकी प्लॉइडी बताओ क्या होती है, एन, बीच में क्या होता है, सेंट्रल सेल, उसमें क्या होता है, स्पेशलाइजेशन क्या है, तो मैम उसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। तो ये रहे तुम्हारे पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। नीचे जो क्या है, एक माइक्रोपाइरल एंड, पाइलर एंड, क्या होता है, वहां से तुम्हारी पोलन ट्यूब आएगी और अंदर जाके मेल गैमीट एंटर करेगी, है ना। चलो मतलब पोलन ट्यूब एंटर करेगी इस एंड से, माइक्रोपाइलर एंड, क्या होता है वहां पे होते हैं मैम 2 सिनर्जिड्स और एक एक्सेल। सिनर्जिड्स के अंदर क्या होता है, फिलिफॉर्म अपैरेटस, जो क्या करता है, गाइड करता है पोलन ट्यूब को, मोर स्पेसिफिकली मेल गैमीट्स को, कि एक जाओ एग के साथ फ्यूज करो, एक जाओ सेंटर में जाके फ्यूज करो। सिंस एक साथ 2 जगह फ्यूजन होता है इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब जब एग के साथ होता है तो भैया वो तो जाइगोट बना देता है, ठीक है, बट जब पोलर न्यूक्लियाई या सेंट्रल सेल के साथ फ्यूजन करता है तो क्या होता है, इसी को हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, और इसका प्लॉइडी नंबर क्या रहता है, 3n। बोलोगे मैम 3n कैसे, मेल गैमिट का n और 2 न्यूक्लियाई के n बन गया 3n, ट्रिपल फ्यूजन बोल रहे हैं इसीलिए। तो यही पूछ रहे कि बताओ जो एम्ब्रियो सैक प्रोड्यूस करा, इसी को हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, एंडोस्पर्म बोलते हैं, pn लिखा रहता है ना, एंडोस्पर्म, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म या फिर PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल या न्यूक्लियस, ठीक है। तो वो पूछ रहे हैं बताओ PEN या एंडोस्पर्म बना कैसे, तो भैया मेल गैमेट और किसका फ्यूजन हुआ, जो सेंट्रल सेल में पोलर न्यूक्लियाई है उनका फ्यूजन हुआ। अब देखते हैं ऑप्शन क्या है, सिनर्जिड्स नहीं, वो तो एज इट इज है नीचे, और जैसे एक बार ये प्रोसेस हो जाती है वो तो डिग्रेड हो जाते हैं, उसी सेकंड डिग्रेड हो जाते हैं, हटाओ। एंटीपोडल सेल, जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है तो वो ऊपर रहते हैं, वो डिग्रेड हो जाएंगे। सेंट्रल सेल, हाँ मैम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पोलर न्यूक्लियाई तो दिया नहीं है, 2 सेंट्रल न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई, ऐसा कोई वर्ड नहीं दिया है, पर ये दोनों होते कहां पे, सेंट्रल सेल के अंदर होते हैं, तो हम जाएंगे एग नहीं भैया, वो तो जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, मतलब भैया नहीं स्टूडेंट्स, ठीक है, आई बात समझ में। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है, सेंट्रल सेल। हुआ क्लियर इतना? चलो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन फीमेल गैमेटोफाइट सेंट्रल सेल इज इन्वॉल्व इन द डबल फर्टिलाइजेशन दैट हेल्प इन एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, व्हाइल एंटीपोडल सेल प्रोवाइड नरिशमेंट टू एग सेल एंड सिनर्जिड हेल्प इन पोलन ट्यूब ग्रोथ। ग्रोथ बोलो या मोर करेक्ट है बोला कि डायरेक्शन, गाइडेंस के लिए करता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम है तो स्किप कर देंगे, सेम चीज है, ठीक है, हो जाता है कभी कभी। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन डीएनए एंड हिस्टोन इज, तो जल्दी
भाई बताओ डीएनए कैसा है, फुल फॉर्म बताओ, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। बहुत बढ़िया। किसका बना हुआ है मैम, इसका मोनोमर एक न्यूक्लियोटाइड होता है। क्या होता है न्यूक्लियोटाइड में मैम, तीन चीजें, कौन कौन सी, शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप। सिंस डीएनए में फॉस्फेट ग्रुप होता है और तुम एंड में एसिड भी बोल रहे हो, तो एसिड एक जो चीज प्रॉपर्टी शो करता है कैसे रहता है, जनरली नेगेटिव इन चार्ज। कैसे याद रखोगे, केमिस्ट्री पढ़ी है ना, मतलब पढ़ ही रहे होगे साइड बाय साइड, तो याद करो, हम बोलते हैं नॉन मेटल्स जनरली एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं, और एसिडिक के साथ जो नॉन मेटल्स है उनकी टेंडेंसी क्या रहती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो जो चीज एसिडिक है नेचर में वो क्या है, वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है। अब बोलोगे मैम पर एसिड के लिए तो प्रोटॉन रिस्पॉन्सिबल रहता है, H+ डोनेट होता है। हाँ, फिर थोड़ा तुम ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, एक काम करो दूसरे तरीके से याद रखो, सीधा सीधा लॉजिक, क्योंकि अपन बायो की तरीके से याद रखेंगे, ठीक है। कि पर ये तुमने पढ़ा हुआ है कि नॉन मेटल्स का कैसे रहते हैं, कैसे ऑक्साइड्स बनाते हैं, एसिडिक, और वो उनकी प्रॉपर्टी क्या रहती है, इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो इस लॉजिक से तुम याद कर सकते हो। वो नहीं याद करना है तो वापस डीएनए के स्ट्रक्चर पे आ जाओ। डीएनए तीन चीजों से बनता है, शुगर, उसके बाद नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट कैसे लिखते हो, PO4 2-। तो इसी की वजह से डीएनए के ऊपर क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज। डीएनए को स्टेबल करना है तो नेगेटिव को अगर बैलेंस करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसमें पॉजिटिव ऐड करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव कौन है, हिस्टोन प्रोटीन। आई बात समझ में, मतलब कैसा आना चाहिए, पहले तुम्हारा नेगेटिव एंड पॉजिटिव रेस्पेक्टिवली। तो देखो जरा, बोथ पॉजिटिव नहीं, बोथ नेगेटिव नहीं, नेगेटिव एंड पॉजिटिवली रिस्पेक्टिवली, ठीक है, जीरो तो है ही नहीं। चलो, डीएनए कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजनस बेस, पेंटो शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। डीएनए हैज नेगेटिव चार्ज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। यही बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा हम याद करेंगे, किया हुआ है, फिर से रिवाइज रिफ्रेश कर लेंगे। हिस्टोन इज रिच इन बेसिक अमाइनो एसिड। तो दो यहां से क्या याद रखोगे, दो बेसिक अमाइनो एसिड के नेम याद रखोगे। देखो, फॉर अ सेफर साइड क्या करो, दो न्यूट्रल अमाइनो एसिड के नाम याद रखो, दो एसिडिक अमाइनो एसिड के नाम याद रखो। बोलोगे मैम एसिडिक तो बहुत ईजी है, ग्लूटामिक एसिड है ना, तो वो हुआ एसिटिक एसिड है। ग्लूटामिक एसिड ये क्या हुआ, एक तुम्हारा नेगेटिव या एसिडिक अमाइनो एसिड है। सिमिलरली तो मैंने क्या बोला, तीन कैटेगरी के, देखो टोटल 20 अमाइनो एसिड है, सारे याद रखने की जरूरत नहीं, दो दो हर कैटेगरी के याद रखो, ठीक है। चलो, तो देखो हिस्टोन क्या है, बेसिक प्रोटीन है, तो बेसिक प्रोटीन से ज्यादा करेक्ट है बोलना, उसमें प्रोटीन किसका बना रहता है, मोनोमर, मैम अमाइनो एसिड का। वैसे ही हमने न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर 3 में डिवाइड किया, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड को फिर हमने 3 में डिवाइड किया कि भैया फॉस्फेट रिस्पॉन्सिबल है नेगेटिव चार्ज के लिए। सिमिलरली जो बेसिक नेचर है हिस्टोन का, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, अमाइनो एसिड। कौन से अमाइनो एसिड, लाइसिन और आर्जिनिन, which carry positive charge in their side chain. Therefore, histone is positively charged. याद रहेगा। अच्छा, ये बताओ मुझे, हिस्टोन के आसपास जब ये एक डीएनए से सर्कल मार के, मतलब राउंड करके रैप रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। देखो ऐसी चीजें याद करनी। कितने बेस पेयर्स होते हैं उसमें, 200 बेस पेयर्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये छोटे छोटे जो माइन्यूट डिटेल है ना, वो भी पूछी जा सकती है, तो अपन जब एक रिवाइज करते हो साथ में उससे रिलेटेड जो जो चीजें याद आ रही है वो भी रिवाइज कर लो। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बिग होल इन स्विस चीज आर मेड बाय, भैया कार्बन, कोई भी चीज में अगर रोटी भी फूल रही है, क्यों, क्योंकि वहां कार्बन डाइऑक्साइड भर गई। ब्रेड स्पॉन्जी है, क्यों, क्योंकि उसमें मैम होल्स बन गए, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा था वो। स्विस चीज में भी होल्स क्यों बन गए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है, पर तीनों में अलग अलग रीजन से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा था। तो ये बताओ, सबसे पहले रोटी जब बन रही थी कार्बन डाइऑक्साइड क्यों प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि मैम रोटी कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट को आपने जलाया, एट द एंड मम्मी गैस भी रखती ना, तो कोई भी जब कार्बोहाइड्रेट को मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन करोगे तो CO2 बनेगा, वही CO2 रोटी के अंदर फूल जाती है, ठीक है। दूसरा मैंने बोला ब्रेड, तो ब्रेड में मैम जो हमारा ईस्ट है, बेकर्स ईस्ट, ठीक है, तो वो क्या करता है, सैक्रोमाइसिस सर्विसी, वो फर्मेंटेशन करता है, उसका रिजल्ट रहता है कि CO2 बनता है, ठीक है। और स्विस चीज किसने बनाया था, शर्मा जी के बेटे ने। शर्मा जी के बेटे ने याद करने का तरीका था, कौन सा, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। उसने क्या किया, उसने वापस जो रेस्पिरेशन किया, उसका रिजल्ट क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड। चलो देख लेते हैं। अ मशीन नहीं, अ बैक्टीरियम दैट प्रोड्यूस मीथेन गैस। मीथेन गैस से थोड़ी ना बिग होल बनेंगे। अ बैक्टीरियम प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल बोल सकते हैं। बैक्टीरियम का नाम क्या है, शर्मा जी का बेटा, ये नहीं है, वापस याद करने का तरीका है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, ठीक है, नाम तभी से याद है, स्विस चीज। अ फंगस दैट रिलीज अ लॉट ऑफ गैस ड्यूरिंग इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी, नहीं, मोर स्पेसिफिक क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड।
चलो उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. द लार्ज होल इन स्विस चीज आर मेड ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय Propionibacterium shermani. It releases carbon dioxide when it consumes the lactic acid and form bubble. These bubble from little air pocket resulting in hole in Swiss cheese. अब Swiss cheese किसी को याद नहीं आ रहा हो तो सबने टॉम एंड जेरी तो जीवन में एक ना एक बार देखी होगी, नहीं तो क्या किया, कार्टून भी ढंग से नहीं देखा तुम लोगों ने, है ना. तो अगर नहीं देखा है टॉम एंड जेरी तो जरा गूगल कर लेना. तो उसमें हमेशा जेरी को ट्रैप करने के लिए टॉम कुछ इस टाइप का चीज रखता है, येलो कलर का चीज, इसमें गड्ढे गड्ढे होते हैं, उसी को स्विस चीज बोलते हैं. ठीक है. और वो पूछ रहा है इस गड्ढों का राज क्या है. तो इस गड्ढों का राज कौन है? शर्मा जी का बेटा, मतलब प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी, जिसने क्या प्रोड्यूस किया? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की. किसके साथ? जब उन्होंने क्या कंज्यूम किया? लैक्टिक एसिड. और ठीक है, और उसके अगेंस्ट में क्या बना? गैस बनी. चलो अगला क्वेश्चन नंबर 34. रिस्ट्रिक्शन एंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रेफर टू. तो भैया रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या? अब बता मुझे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम करते क्या है? मैम कटिंग. अब तुमको याद होगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को मॉलिक्यूलर सिजर भी बोला जाता है, मतलब कट कर रहे एक स्पेसिफिक जगह पे. अगर डीएनए के अंदर कट कर रहे तो एंडोन्यूक्लियस, बाहर कट कर रहे तो एक्सोन्यूक्लियस. तो देख ले आंसर. क्लीविंग ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन डीएनए बाय एंजाइम, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक पोजीशन ओनली, प्रिवेंशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज इन बैक्टीरिया एंड ऑल ऑफ द अबव. तो भैया मैंने स्टार्टिंग ही कहां से बोली थी कि कट करना स्पेसिफिक लोकेशन पे, तो ये है तुम्हारा सही ऑप्शन. अब प्रिवेंशन नहीं करता भैया, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज इन बैक्टीरिया. तो अब तुम 100% श्योर हो कि ये आंसर तो नहीं है, तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली ऑल ऑफ द अबव कैंसिल हो गया. अब बोलोगे मैम हम इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्लीविंग भी तो कटिंग ही हुआ ना. हाँ कटिंग ही हुआ, पर क्या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन डीएनए कट हो रहा है? नहीं. कौन सा? एक पर्टिकुलर साइट पे कट हो रहा है. ज्यादा करेक्ट क्या है बोलना? पर्टिकुलर साइट पे. ठीक है, क्योंकि वो पर्टिकुलर जीन काट के निकालना है. ठीक है, कैसे कटता है वो जीन? मैम जहां भी कट लगाना है, मतलब जीन के पहले क्या रहता है? अगर ये तुम्हारा डीएनए यहाँ पे जीन है सपोज करो, तो यहाँ पहले और बाद में क्या रहेगा? रिकॉग्निशन सीक्वेंस, जिसको क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोम. तो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है इन्हीं को पहचानता है और वहीं कट लगता है. ठीक है, चलो अब इसका ये देख लेते हैं. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर सिजर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग डीएनए. दीज एंजाइम बिलोंग टू अ क्लास called nucleases and are of two type: exonuclease which cut the end of the DNA and endonuclease which cut at a specific position within the DNA. The term restriction refer to the function of the enzyme in restricting. देखो ये लाइन, अब बाकी तो सब मैम याद है, ये लाइन अपन को याद करनी है कि रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या रहता है? restricting the propagation of foreign DNA of bacteriophage in host bacterium. देखो ये अगर लिखा रहता तो सही रहता, पर वहां पे कुछ ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ था. ठीक है, दैट इज कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक पोजीशन ओनली. क्या लिखा था यहाँ पे? प्रिवेंशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज इन बैक्टीरिया. मल्टीप्लीकेशन वर्ड गलत है. मल्टीप्लीकेशन वर्ड की जगह पे क्या होना चाहिए? रिस्ट्रिक्टिंग. यहां देखो, रिस्ट्रिक्टिंग द प्रोपोगेशन ऑफ फॉरेन डीएनए. फॉरेन डीएनए वापस इंपॉर्टेंट, वहां लिखा था सिर्फ प्रोपोगेशन रोकना या रिस्ट्रिक्टिंग मल्टीप्लीकेशन को रोकना. तो बोलोगे मैम रुक तो रहा है. हाँ रुक रहा है, पर क्या रोक रहा था? वो डायरेक्ट बैक्टीरियोफेज रोक रहा था. और करेक्ट वर्ड क्या है? प्रोपोगेशन को रोकना, रिस्ट्रिक्ट करना. किसके? फॉरेन डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफेज, मतलब बैक्टीरियोफेज में भी जो फॉरेन डीएनए उसको रोकना. आई बात समझ में? तो ज्यादा करेक्ट क्या है बोलना कि कट करना एक स्पेसिफिक साइट पे. चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 35. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट? नॉट है तुम्हारा क्या? कीवर्ड. याद रखना नॉट पूछा है. ठीक है, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. अच्छा बताओ हॉटस्पॉट क्या होता है? तो मैम ऐसी जगह जो रिच है स्पीशीज डाइवर्सिटी में. ठीक है मैम, उस जगह पे एंडेमिक स्पीशीज मिलती है, मतलब वो स्पीशीज जो वहीं फाउंड आउट होती है. ठीक है मैम, इस जगह को प्रिजर्व या कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कितने हॉटस्पॉट्स है टोटल? मैम 34. इंडिया में कितने हैं मैम? 3. ठीक है, अब आगे बढ़े. चलो, लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज. हाँ, अबंडेंस ऑफ एंडेमिक स्पीशीज, बिल्कुल सही. अब पूछा क्या है? नॉट. नॉट तो ये तो भैया कैरेक्टर ही है, तो आंसर मतलब कट हो गया. लार्ज नंबर ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज, हाँ हो सकता है. ठीक है, मोस्टली लोकेटेड इन पोलर रीजन, ये तो भैया गलत है. मोस्टली लोकेटेड इन पोलर रीजन नहीं है, मेजॉरिटी सारे ट्रॉपिक रीजन में है. तो लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज, मैंने बोला ही क्या स्पीशीज की डाइवर्सिटी होती, तो ये तो कैरेक्टर है.
पूछा क्या गया है, जो कैरेक्टर नहीं है तो काट दो, ये तो है ही। लार्ज नंबर ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज हो भी सकता है, और मोस्टली लोकेटेड इन पोलर रीजन। पोलर रीजन नहीं, वापस इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ट्रॉपिक रीजन। क्यों? क्योंकि जो एक ऑब्जर्वेशन किया गया था, ट्रॉपिक में स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू टेम्परेट एरिया, और पोलर तो और ही पीछे गया, बिल्कुल भी क्या है, एकदम अच्छा कंडीशन नहीं है, वो तो एक्सट्रीम कंडीशन हो गई। और कभी भी स्पीशिएशन या ज्यादा स्पीशीज कहां मिलती है, जहां पे एक कांस्टेंट टेम्परेचर चलता रहे, जो किसके पास आता है, इक्वेटर के आसपास, उसी को हम ट्रॉपिक रीजन बोलते हैं। ठीक है, चलो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट स्पेसिफिकली रेफर टू 25 बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया अराउंड द वर्ल्ड दैट हैव लॉस्ट एटलीस्ट, अब बाद में तुमको तुम्हारी बुक में पहले 25 लिखा है, फिर उसमें लिखा हुआ है कि और उसमें ऐड किए गए। ठीक है, चलो, have lost at least 70% of their original habitat. They are characterized by large number of flora and fauna, abundance of endemic species and also large number of alien or exotic species. अब exotic species introduce की गई होंगी, वो रह रही हैं वहां पे। They are mostly found in tropical, सबसे ज्यादा कहां मिलेगा, tropical, उसके बाद temperate, सबसे कम कहां, polar region में। temperate region, there is no biodiversity hotspot in polar region। क्यों? extreme condition है, ठीक है, इसीलिए। चलो, अब बोलोगे मैम पर एंडेमिक स्पीशीज तो पोलर रीजन में ही मिलती है, जैसे पोलर बियर तो वही मिलेगा पोलर रीजन में, पर वापस 3 कैरेक्टर फुलफिल होने चाहिए कि एंडेमिक स्पीशीज तो है पर लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज भी होना चाहिए। पोलर रीजन में तुमको गिन के एनिमल मिल जाएंगे, उसके अलावा ज्यादा नहीं स्पीशीज मिलेंगी। ठीक है, इसलिए पोलर रीजन बाहर हो गया। ठीक है, चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36, द करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज, सर्जिकल प्रोसेस पूछ रहे हैं, करेक्ट वाली जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, देखो कौन सी होती है, या तो ट्यूबिक्टोमी कर दो फीमेल्स में, या फिर वेसेक्टोमी कर दो। तो ये तो सीधा सीधा आंसर है, क्या है, वेसेक्टोमी। अब ओविरेक्टोमी, भैया ओवरी को थोड़ी ना हटाना है, तुमसे बीच का फेलोपियन ट्यूब काट दो, तो ट्यूब काट रहे हो इसलिए ट्यूबिक्टोमी बोलते हैं उसको। उसके बाद हिस्टेक्टोमी, नहीं, यूट्रस को थोड़ी ना हटाना है, यूट्रस को हटा के थोड़ी ना प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मतलब बोलोगे मैम एग फर्टिलाइज हो जाएगा पर रहेगा ही कहां, तुम ऐसा सोच सकते होगे, पर करेक्ट प्रोसीजर, प्रॉब्लम कहां है कि जिस ट्यूब में जहां से ट्रांसफर हो रहा है उसको काट दो। तो जैसे जो ट्यूबिक्टोमी, उसमें फेलोपियन ट्यूब को दोनों साइड से कट लगाया और टाई करके रख दिया। ठीक है, अब वसेक्टोमी, मेल में जो मेन सोर्स है जहां से स्पर्म एंटर कर रहा है, बस उसी ट्यूब को, अब वहां पे तो ट्यूब है उसी को काट दो। अब कैस्ट्रेशन, नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, तो करेक्ट प्रोसीजर क्या है, वेसेक्टोमी। तो देखते हैं, वेसेक्टोमी इज अ करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर एज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन मेल। क्यों? क्योंकि वहां पे वास डिफरेंस को कट किया जा रहा है। वास डिफरेंस वही है जो स्पर्म को आके मिक्स करता है किसमें, बाकी के ल्यूब्रिकेशन में। तो भैया प्रॉब्लम कहां है, स्पर्म की प्रॉब्लम है, काट दो, जो आ रही है पाइपलाइन दे रही है, सप्लाई कर रही है, उसको काट के टाई करके रख दो। ठीक, जैसे फीमेल्स में किया था फेलोपियन ट्यूब के साथ। तो देखो, during this procedure vas difference is cut down to prevent sperm from entering into urethra and thereby preventing fertilization। ठीक है, इन फीमेल दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड ट्यूबिक्टोमी, जहां पे क्या कट करे, फेलोपियन ट्यूब को कट करे, इन विच फेलोपियन ट्यूब आर हेल्ड एंड ब्लॉक्ड और सर्व्ड एंड सील्ड। जो मैंने बोला कि कट किया, स्टिच लगा के रख दिया, उसी को बोला है उन्होंने सर्व्ड एंड सील्ड, ईदर ऑफ विच प्रिवेंट एग फ्रॉम रीचिंग द यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन। अब बोलोगे मैम अब फिर जो स्पर्म नहीं आ पाए यूरेथ्रा में, वो तो मेल की बॉडी के अंदर ही रह गए, सिमिलरली फीमेल के बॉडी के अंदर ओवम रह गया, मत चिंता करो, बॉडी के अंदर ही वो डिग्रेड हो जाएंगे, रीएब्सॉर्ब हो जाएंगे, इतनी नहीं चिंता करनी है ना, तो उसकी चिंता, उनका क्या होगा, कुछ नहीं होगा, अंदर बॉडी वापस रीएब्सॉर्ब कर लेगी। आगे, ईदर ऑफ विच प्रिवेंट एग फ्रॉम रीचिंग द यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन। रिमूवल ऑफ ओवरी, देखो रिमूवल ऑफ ओवरी भी है, पर इतना क्यों बड़ी प्रोसीजर करो जहां पे सिर्फ एक बेसिकली एक पाइप को तुम कट करके सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ओवरी रिमूव करना ये थोड़ी ना ऑप्शन है, या यूट्रस रिमूव करना या टेस्टिस रिमूव करना। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ ओवरी को क्या बोलते हैं, ओवरेक्टोमी। जैसे बता, देखो जो टॉमी का मतलब है रिमूवल, उसके सामने जो भी चीज लिखी है ना, मतलब उसका रिमूवल कर दिया। तो टॉमी के सामने क्या लिखा है, टॉमी मतलब कुत्ता वाला टॉमी नहीं है ना, वो कोई एक मीम चला है टॉमी वाला, वो वाला टॉमी नहीं। तो टॉमी के सामने क्या लिखा है, ओवरी, मतलब ओवरी का रिमूवल। ऑप्शन नहीं है, जब एक सिंपल प्रोसीजर से हो सकता है तो ओवरी क्यों रिमूव करो। वापस ओवरी क्या कर रही है,
बहुत काम के हार्मोन्स निकाल रही है, तो अगर ओवरी को निकाल दिया तो वो हार्मोनल इंबैलेंस भी साथ में शुरू हो जाएगा। ठीक है, वापस देखो, कभी भी सर्जरिकल या मेडिकल में अगर कोई सिंपल चीज हो रही है तो हम सिंपल वे में जाएंगे, इतना कॉम्प्लिकेटेड वे में बाद में जाते हैं। ठीक है, हिस्टेक्टोमी, अब हिस्टेक का मतलब क्या रहता है, यूट्रस को निकाल दो, नहीं क्या जरूरत है, एक पाइप ही कट करके, फेलोपियन ट्यूब करके, ट्यूबेक्टोमी करके जो जब काम हो रहा है तो यूट्रस को निकालने की क्या जरूरत पड़ेगी। उसके बाद कैटास्ट्रेशन, भैया टेस्टिस को निकालने की क्या जरूरत है, जब वास्ट डिफरेंस को ही कट करके सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। आई बात समझ में। चलो आगे मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन, सिंथेटिक ड्रग्स स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू एड्रेनलिन आर। अब वो पूछ रहे बताओ सिंथेटिकली एड्रेनलिन किस तरीके के केमिकल कैटेगरी में आता है, तो ये तो भैया तुमको याद करना पड़ेगा, कौन सा है, एम्फेटामाइड्स। ठीक है, कोई दूसरा ऑप्शंस नहीं है। अच्छा, इसी का अगर मैंने पूछा कि बताओ सिंथेटिकली ड्रग स्ट्रक्चर रिलेटेड टू ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन या टेस्टोस्टेरॉन किस में आता है, तो वो स्टीरॉइड वाली कैटेगरी में आ गया। ये वही स्टीरॉइड है, सुना होगा तुमने, जो बॉडी बिल्डर रहते हैं ना, ऐसे बाइसेप ट्राइसेप दिखाते हैं, वो इंजेक्शन लगा के पूरी बॉडी बनाते हैं। तो याद रखना, अगर कोई जबरदस्ती हार्मोन तुम बाहर से ले रहे हो अपनी बॉडी में, तो जो बॉडी में केमिकली वो हार्मोन घूम रहे हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए जो लोग स्टीरॉइड्स लेते हैं उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम या उनका जितने भी फंक्शन रिलेटेड टू ईस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरॉन है वो हैम्पर हो जाएंगे। सीधा सा लॉजिक है, बॉडी के अंदर जबरदस्ती कोई चीज इंजेक्ट करोगे जो नहीं मेंड है इंजेक्ट होने के लिए, तो जो बॉडी में उसी के जैसे केमिकली हार्मोन या एंजाइम्स घूम रहे हैं वो हो जाएंगे डिस्टर्ब। जैसे अगर कोई इंसान ड्रग्स ले रहा है जो किस कैटेगरी में आ रहे हैं, एम्फेटामाइड्स कैटेगरी में आ रहे हैं, तो वो सीधा सीधे उस इंसान के एड्रेनलिन से रिलेटेड फंक्शन को डिस्टर्ब करेगा। सीधा सा लॉजिक, आई बात समझ में। सिमिलरली अगर कोई बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, अच्छी बात है करो, पर एक्सरसाइज से करो, इंजेक्शन लगा लगा के मत करो। इंजेक्शन लगा रहे तो उसमें क्या है, स्टीरॉइड्स है। स्टीरॉइड्स जैसे ही गए बॉडी में तो बॉडी के अंदर जो नेचुरल स्टीरॉइड्स है, प्रोजेस्टेरॉन टेस्टोस्टेरॉन, ये हो जाएंगे गड़बड़, और फिर अब इनकी गड़बड़ी शुरू हो जाएगी। आई बात समझ। चलो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्यों क्या बोल रहा है इसका एक्सप्लेनेशन। एम्फेटामाइड स्टिमुलेंट्स मिमिक द इफेक्ट ऑफ नेचुरल प्रोड्यूसर हार्मोन एड्रेनलिन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, प्रोटोप्लास्ट इज, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, क्या है, सेल वॉल के बगैर। द अनदर नेम ऑफ प्रोटोप्लाज्म, एन एनिमल सेल नहीं, अ प्लांट विदाउट अ सेल वॉल। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, है ना, किसी के एक्सप्लेनेशन में, इसलिए बोला एक्सप्लेनेशन पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो कम से कम जो स्टार्टिंग के 10 मॉक होंगे उन सब के एक्सप्लेनेशन तुम पढ़ना। क्यों, एक्सप्लेनेशन पढ़ने जाओगे कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन याद हो जाएगी। ठीक है, वैसे तो ये इजी क्वेश्चन है, तुमने 11th में ऑलरेडी पढ़ा होगा, पर बाय चांस अगर स्किप हो गया है, कंफ्यूज हो रहे हो, तो क्या है तुम्हारा, अ प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल। A protoplast is a plant, bacterial or fungal cell whose cell wall is completely or partially removed using either mechanical or enzymatic mean. Question number 39. Which of the following is post fertilization event in flowering plant? पूछ रहे फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद फ्लावरिंग प्लांट में कौन सा इनमें से इवेंट होता है। तो चलो एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। अच्छा बताओ मुझे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता क्या है। मैम सीड का फॉर्मेशन, मैम फ्रूट का फॉर्मेशन, मैम फ्लावर जो भी कुछ बच गया वो पूरा गिर जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीजें होती है बड़े बड़े तौर पे अगर देखा जाए तो स्टार्ट करें। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, अरे पोलन ग्रेन का ट्रांसफर पॉलिनेशन बोलते हैं, और पॉलिनेशन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आता है, तो ये तो पोस्ट पूछा है, हटाओ इसे। एम्ब्रियो डेवलपमेंट, अच्छा हाँ, एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो सकता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर ही रिस्पॉन्सिबल है क्या, पॉलिनेशन के लिए, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, फ्लावर तो झड़ जाता है, हटाओ इसे। फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन, वापस पोलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेटोफाइट पहले बनता है, हटाओ इसे। ऑप्शन क्या रहा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द इवेंट विच टेक प्लेस आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब मैंने बोला उसमें क्या होता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, ये सब बोल सकते हो, सीड का फॉर्मेशन हो सकता है। चलो, द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट फ्रॉम द जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस, टेक्स प्लेस आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। इन ऑल फ्लावरिंग प्लांट द जाइगोट इज फॉर्म इनसाइड द ओव्यूल, इन ओव्यूल जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। आई क्या कहानी समझ में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इजी था। क्वेश्चन नंबर 40, फ्रॉम अमंग द सिचुएशन गिवन बिलो चूज the one that prevent both autogamy and geotenogamy। ये तो तुमने टर्म 1 में पढ़ा होगा, अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। बताओ कौन सा ऐसा सिचुएशन है जो ऑटोगैमी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन भी प्रिवेंट करे, प्रिवेंट बोला है, ठीक है, एंड जियोटेनोगैमी की जियोटेनोगैमी भी प्रिवेंट करे।
चलो तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ऑटोगैमी तो मैम समझ में आ गया कि सेल्फ पॉलिनेशन है, एक बंद फ्लावर जो रहता है उसमें ऑटोगैमी होती है। फिर जिसमें तुमने पढ़ा होगा चेस्मोगैमस, क्लिस्टोगैमस फ्लावर आता है। फिर होता है जियोटेनोगैमी और आखिरी में आता है जीनोगैमी। तो जीनोगैमी तो भैया क्रॉस पॉलिनेशन, दो अलग अलग फ्लावर, दो अलग अलग प्लांट के। और जियोटेनोगैमी क्या होता है, वो भी एक टाइप का सेल्फ पॉलिनेशन है बट दो अलग फ्लावर में सेम प्लांट के। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, जो कंप्लीटली प्रिवेंट करे दोनों को, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन करने के एकदम ना हो उसके तरीके बताओ। तो पहली बात तो जो फ्लावर है उसमें एक ही सेक्स रहे, तो इन जो ऑटोगैमी है वो प्रिवेंट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब हो सकता है कि फ्लावरिंग टाइम दोनों अलग अलग रहे, चलो देखते हैं। मोनोइशियस प्लांट बेयरिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब देखो यहां मोनोइशियस प्लांट, मैंने बोला था मोनो यानी दोनों, दोनों मतलब दोनों जेंडर रहे, पर जिसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर है मतलब एक प्लांट है जिसमें फ्लावर, एक मेल फ्लावर है एक फीमेल फ्लावर है, मेल फ्लावर है फीमेल फ्लावर है, गड़बड़ हो जाएगी भैया, जियोटेनोगैमी हो सकता है। तो ये ऑप्शन तो कैंसल, समझ रहे हो। देखो याद कैसे रखोगे, मोनो यानी दोनों, मोनो यानी दोनों का मतलब क्या है कि ऐसे अब बोलोगे पर मैम बायो में मोनो का मतलब वन होता है, हाँ वन होता है, बट इस जगह पे जहां हम फ्लावरिंग प्लांट पढ़ते हैं तो ऐसे याद रखोगे मोनोइशियस का मतलब है कि इंडिविजुअली दोनों जेंडर प्रेजेंट है, ठीक है। और हमको क्या अवॉइड करना है, जियोटेनोगैमी। तो वापस अगर नहीं समझ में आया तो बताओ, सबसे पहले 3 टाइप की तुमने पॉलिनेशन पढ़ी थी, कौन कौन सी, जरा हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, मतलब थोड़ा रिफ्रेश हो जाएगा। तो तुमने 3 टाइप का पॉलिनेशन पढ़ा था, ठीक है। सबसे पहले हम बोलते हैं ऑटोगैमी। तो ऑटोगैमी मतलब क्या कि सेल्फ पॉलिनेशन। कैसा सेल्फ पॉलिनेशन, एक ही फ्लावर में क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है। कब होगा, जब एक ही फ्लावर में दोनों जेंडर रहेंगे। तो मतलब फ्लावर कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल, ठीक है, जिसमें दोनों सेक्स प्रेजेंट हो, एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों हो, या फिर इसी को बोल सकते हैं मोनोइशियस फ्लावर, मतलब दोनों जेंडर प्रेजेंट हो। ये थोड़ा सा टर्म देखो, बोलोगे यूनिक का मतलब है एक सेक्स, ये तो समझ में आया, पर यहां मोनो यानी एक नहीं होता है, यहां मोनो यानी दोनों जेंडर प्रेजेंट हो, ठीक है। दूसरा हम किस में बोलते हैं, जियोटेनोगैमी। तो जियोटेनोगैमी का मतलब क्या है कि मैम एक ही प्लांट है, ठीक है, एक ही प्लांट है पर एक फ्लावर यहां पे है, ठीक है, एक फ्लावर सपोज करो यहां पे है, और एक ही प्लांट के 2 फ्लावर में क्या हो रहा है, पॉलिनेशन। तो ये भी एक टाइप का सेल्फ पॉलिनेशन तो हुआ, क्योंकि जेनेटिकली दोनों सिमिलर चल रहे हैं। तीसरा आता है आखिरी वाला जेनोगैमी। तो जीनोगैमी मतलब क्या होता है, 2 अलग अलग प्लांट है, अलग अलग फ्लावर है, उनका पॉलिनेशन हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन। अब वो बोल रहे हैं कि ऐसी कंडीशन बताओ जिसमें ऑटोगैमी भी ना हो, मतलब सीधे सीधे अगर ऑटोगैमी होता है एक ही फ्लावर के अंदर, तो सीधी सी बात है जो फ्लावर तुम चूज करो उसके अंदर क्या रहे, दोनों सेक्स ना प्रेजेंट हो, मतलब सिंगल जेंडर रहे, मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो। तो देखो इसी क्लू से तुम ऑप्शन सॉल्व कर सकते हो, तुमको ना पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, मतलब मैम सबसे पहले जो फ्लावर है वो यूनिसेक्सुअल ही होना चाहिए, करेक्ट। देखो डिडक्शन मेथड समझा रही हूं, तो यहां देखा तुमने यूनिसेक्सुअल फ्लावर, हाँ अभी रखो इस ऑप्शन को, यहां लिखा है ओनली मेल और फीमेल फ्लावर, मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, चलो इस ऑप्शन को भी रखो। यहां क्या लिखा है, बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, कैंसल हो गया, केबीसी का 50-50, आधे ऑप्शन कट गए, 2 ही ऑप्शन बचे। अब मैंने क्या बोला कि जो तुम्हारा प्लांट है उसमें भी सिर्फ एक ही जेंडर होना चाहिए, मतलब पूरे प्लांट में अगर सारे फ्लावर है तो सारे के सारे फीमेल, या पूरे प्लांट में फ्लावर है तो सारे के सारे मेल। तो इसी कंडीशन को क्या बोलेंगे, सिंगल जेंडर, या तो सिंगल जेंडर लिखा रहे, नहीं तो मोनोइशियस प्लांट। डाइशियस का मतलब है कि सिंगल सिंगल अलग अलग रहे, ठीक है। और अपन को क्या करना है, प्रिवेंट करना है, मतलब एक ही प्लांट में दोनों जेंडर नहीं होने चाहिए, और दोनों जेंडर होते तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोइशियस। मतलब मोनोइशियस जिस भी ऑप्शन में लिखा हुआ है मोनोइशियस प्लांट, तो वो गलत है। देखो जरा 2 ही ऑप्शन बच गए, मोनोइशियस प्लांट नहीं भैया, मोनोइशियस मतलब जिसमें दोनों जेंडर प्रेजेंट हो। ये बिल्कुल अजीब सा साउंड कर रहा है पर ऐसे ही तरीका है, यही एक वर्ड है बायोलॉजी में जिसमें ऐसे देख के लगेगा मोनो मतलब सिंगल होना चाहिए, पर एक्चुअली मोनोइशियस मतलब दोनों होता है, ठीक है। ऐसे कैसे याद रखोगे, मोनो यानी दोनों, दोनों क्या, दोनों जेंडर, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद तो ऑप्शन क्या बचा तुम्हारा, उस डिडक्शन मेथड से बी। चलो अब टेक्निकली देख लेते हैं, ये तो समझ में आ गया, ये तो सही लिखा था, डाइशियस प्लांट मतलब जिसमें सिंगल जेंडर रहे, तो एकदम करेक्ट ऑप्शन क्या है, डाइशियस। चलो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
डाइशियस प्लांट, अब देखो कहने को तो डाई है, मतलब मैम टेक्निकली तो दो आने चाहिए, पर नहीं, यही मैंने बोला, यही कुछ वर्ड है बायोलॉजी में जहां पे हम नॉर्मल रूल भूल जाओ थोड़ा, क्योंकि वो अजीब से एक्सेप्शंस है, ठीक है। तो मोनो का मतलब होता है सिंगल, पर अगर मोनोइशियस बोल रहे मतलब दो है उसमें। सिमिलरली डाई का मतलब होता है दो, पर अगर डाइशियस बोल रहे मतलब उसमें सिंगल जेंडर प्रेजेंट है, ठीक है। तो डाइशियस प्लांट बियरिंग ओनली मेल और फीमेल, लिखो और लिखा है, एंड नहीं लिखा है। Prevent both autogamy and geotenogamy. Autogamy is a method of self-pollination in which transfer of pollen grains from another to stigma of the same flower take place. Geotenogamy is transfer of pollen grain from an anther to stigma of another flower of the same plant. बोला ही था. It is ecologically cross-pollination which is supported to be equivalent to self-pollination because all flower of on a plant are genetically identical. मैंने बताया था ना कि दोनों को हम सेल्फ पॉलिनेशन क्यों बोलते हैं, भले जियोटेनोगामी को, क्योंकि दोनों क्या है, जेनेटिकली सिमिलर है, ठीक है। चलो आगे मूव करें। Question number 41. Which type of immune response is responsible for rejection of tissue organ in the patient's body post transplantation? भैया अगर कोई चीज रिजेक्ट हो रही है तो पक्का से जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, ऑर्गन किसके बने मैम, टिश्यू के बने। टिश्यू किसके बने मैम, सेल के बने। सेल किसका बना हुआ है मैम, सेल मेम्ब्रेन है, उसमें साइटोप्लाज्म है, सेल ऑर्गेनेली है और न्यूक्लियस है। पर जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें क्या लगा हुआ है, ग्लाइकोप्रोटीन लगा हुआ है, जिसको किसकी तरह ट्रीट किया जाएगा, एंटीजन की ट्रीट किया जाएगा। एंटीजन के अगेंस्ट कौन होता है, एंटीबॉडी। तो देखो जरा इसमें एंटीबॉडी किस में आंसर आ रहा है। अब अगर तुमको याद होगा तो सेल, जो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है वो क्या करता है, इसी एंटीबॉडी को पहचानता है और सेल को मारना, किल मतलब स्टार्ट करता है, सीएमआई जिसको बोलते हैं। दो टाइप का होता है, ह्यूमोरल रिस्पॉन्स, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, और होती है सीएमआई, सेल मीडिएटेड। तो भले पहचाना गया इसको, पर इस सेल को जाके क्या कर दिया, किल कर दिया गया, ठीक है। इसलिए तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। तो देखो द बॉडी इज एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। सेल्फ एंड नॉन सेल्फ डिफरेंशिएट किसके बेसिस पे किया, वही ग्लाइकोप्रोटीन के बेसिस पे किया, एंटीजन के बेसिस पे किया। और जैसे ही पता चल गया अरे ये तो बाहर वाला आया है, तो बाकी सारे सेल्स को टीएच ने क्या बोला, बाकी सारे सेल्स आ जाओ। कौन कौन से, मैक्रोफेज आ जाओ, ठीक है। तुम्हारे उसके बाद जो टी किलर लिम्फोसाइट है उसको आ जाओ, न्यूट्रोफिल को बुला लिया और बोलो कि जाके इस सेल को मारो। तो सारे सेल्स आ रहे हैं ना उसके पीछे मार रहे हैं, इसलिए वो किसमें आया, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। पर भाई अगर टी हेल्पर ने पहचानने के बाद किसको बुलाया होता, बोलता कि चलो बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी निकालो और फिर मारना शुरू करो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमोरल रिस्पॉन्स, ठीक है। पर यहाँ पे टी हेल्पर पहचान तो जाता है कि अरे ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है, जो एंटीजन है, किसी और का है, अपने सेल जैसा नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, किसी और का है। तो वो उसके बाद वो किस किस को बुलाते हैं, तीन सेल्स को बुलाता है। कौन कौन सी, एक तो तुम्हारी हो गई मैक्रोफेज, दूसरा कौन हो गया तुम्हारा न्यूट्रोफिल, और तीसरा कौन हो गया तुम्हारा टी किलर है ना, हमारा अंडरटेकर। इसको बुलाता है कि जाके इनको किल करके आओ। हुआ क्लियर इतना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। A nitrogen fixing microbe associated with azolla in rice field is, अब देखो ये तुमको तो याद करना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्या है, एनाबिना। तो अभी तक तुमने राइजोबियम रटते आई हो 12th के लिए, अब थोड़े एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद करना स्टार्ट करो कि जो राइस फील्ड में मिलता है एजोला के साथ, वो कौन सा है तुम्हारा, एनाबिना है। क्या है वो, एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। द फर्न एजोला एंड द ब्लू ग्रीन algae, साइनोबैक्टीरिया, ये एनाबिना एजोला मेंटेन अ symbiotic relationship. The algae provide nitrogen to fern and fern provide a habitat for algae. This property of nitrogen fixation has made azolla extremely important economical in cultivation of rice. इजी था, पर अपन को अब ये कुछ इंफॉर्मेशन तो डायरेक्ट याद ही करनी पड़ेगी, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। Okay, non-biodegradable pollutant are created by non-biodegradable भैया but obvious nature, ठीक है। अब देखो जरा, अब अच्छा नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स बोल रहे हैं, हाँ तो देखो नॉन है सर, देखो यही गड़बड़ हो जाएगी, तुम लोग भी यही गड़बड़ करोगे। बायोडिग्रेडेबल मतलब जो नेचर में घुल जाए, जैसे नेचर जो भी पॉल्यूटेंट बनाता है वो नेचर में वापस बैलेंस आउट होके साइकिल में मिक्स होके वहीं पे खत्म हो जाते हैं। पर मैं बोल रही हूँ नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे प्लास्टिक नेचर ने बनाया नहीं, इंसान ने बनाया। तो वही आंसर है कि बताओ क्या है, इंसान ने बनाया है, ठीक है।
चलो, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, अच्छा बोलोगे मैम ये कहां पढ़ेंगे, हम आखिरी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे इकोलॉजी का एनवायरमेंटल इश्यूज में, तो ये वाला वो सारे ये सारे टर्म वहां आएंगे, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट आर दोस पोल्यूटेंट व्हिच आर नॉट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब नेचुरल बैक्टीरिया नेचुरल एक्शन से वो क्या हो सकते हैं, वो डिग्रेड नहीं हो पाते। These pollutants include plastics, tin container, heavy metal, radioactive substance, etc. These are created by human activity like industrialization. Whereas biodegradable pollutant created by humans, example paper, household waste, peel of vegetable, are degraded or disposed quickly by biological process. मतलब basically जो कचरे वाला आता है, गाड़ी वाला आया कचरा निकाल, उसमें जो वो बोलता है गीला कचरा, सूखा कचरा, पर उसमें जो ग्रीन कलर का कचरा है वो ये है हमारा बायोडिग्रेडेबल, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जिसमें प्लास्टिक्स आता है, जो अलग से वो टांग के ले जाता है ना, कि प्लास्टिक्स है, बैटरीज हो गई, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हो गए, जो भैया ऐसे तो टूटेंगे नहीं, उसको प्रॉपर्ली अगर डिस्पोज भी करना है तो वापस इंडस्ट्री में भेजना पड़ेगा, ठीक है, तो वो आता है तुम्हारा नॉन बायोडिग्रेडेबल में। चलो क्वेश्चन नंबर 44, Which of the following is not, वापस not पूछा है, a cause of loss of biodiversity, भैया बायोडाइवर्सिटी किसके कारण लॉस हुई, 4 रीजन के कारण। क्या है वो 4 रीजन, इवल क्वाड्रेंट, कौन कौन से, फ्रेगमेंटेशन एंड हैबिटेट लॉस। अब यहाँ पे वो जो अगर लिखा है, जो मैं 4 चीजें बोल रही हूं, अगर वो लिखा है तो वो ऑप्शन नहीं है, तो मैंने क्या बोला पहले, फ्रेगमेंटेशन एंड हैबिटेट लॉस, तो देखो पहला क्या ऑप्शन लिखा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, भैया ये तो रीजन है तो कैंसल। दूसरा क्या हम बोलते हैं, एलियन स्पीशीज इन्वेजन, तो देखो क्या इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज, ये भी रीजन है। तीसरा क्या बोलते हैं, को एक्सटेंशन, एक साथ दोनों को एक्सटेंशन नहीं लिखा है, ठीक है। और चौथा क्या बोलते हैं, को एक्सटेंशन आखिरी बोलते हैं, पहले आता है ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ग्रीड के कारण ज्यादा एक्सप्लॉइट करो, तो ये लिखा हुआ है ओवर एक्सप्लॉइटेशन, तो ऑप्शन क्या बचा, कीपिंग एनिमल इन जूलॉजिकल पार्क, इजी था। अच्छा, कीपिंग एनिमल इन जूलॉजिकल पार्क इज नॉट अ कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, द इंपॉर्टेंट फैक्टर कॉजिंग बायोडाइवर्सिटी लॉस, ये तो अभी हमने पढ़ ही लिया। क्या क्या है, सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन एंड हैबिटेट लॉस, दूसरा क्या है, एलियन स्पीशीज इन्वेजन, तीसरा क्या है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, और आखिरी को एक्सटेंशन, ठीक है। तुम्हारे 12 के बोर्ड में यही आया था ना कि को एक्सटेंशन क्या है, उसका एक एग्जाम्पल दो, तो को एक्सटेंशन में एक कीवर्ड था जो लिखना था तुमको कि अगर एक स्पीशीज एक्सटेंट हो गई दूसरी भी एक्सटेंट हो जाएगी, क्योंकि वो कैसे रिलेशनशिप में थी, एसोसिएटेड थी, जिसने एसोसिएटेड लिखा है उसको मार्क्स मिलेंगे, या फिर ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप में थी। अब यही नहीं लिख के आओगे और कुछ लिख के आओगे तो कैसे मार्क्स मिलेंगे, और फिर 2 एग्जाम्पल लिखने थे, कोई भी 2 एग्जाम्पल, ठीक है। चल, पिरामिड ऑफ नंबर इज, अब बताओ पिरामिड ऑफ नंबर हमेशा कैसे रहता है, भैया ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये हमने पढ़ा है इकोसिस्टम में, तो ये तो वापस डायरेक्ट याद करना है, ईदर अपराइट और इन्वर्टेड। अब इन्वर्ट कहां हो सकता है, जल्दी बताओ मैम, बायोमास वाले में पढ़ा था, एक्वेटिक में, जहां प्रोड्यूसर्स का नंबर कम होता है और तुम्हारे उनको खाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर्स का नंबर ज्यादा होता है। नंबर ऑफ प्रोड्यूसर इज हाई इन ग्रासलैंड और फॉरेस्ट और पॉन्ड, एंड देयरफॉर पिरामिड ऑफ नंबर इज अपराइट इन दीज इकोसिस्टम while it is inverted in parasitic food chain। पैरासाइट में होस्ट एक ही होता है, उसके ऊपर पैरासाइट बहुत सारे रहते हैं, ठीक है। चलो, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द सेम। चलो मैम केस स्टडी आएगा, हाँ क्यों नहीं आ सकता, बस एमसीक्यू के फॉर्म में आ गया। डाउन सिंड्रोम, जिसको हम क्या बोलते हैं, 21 ट्राइसोमी, चलो हमने याद कर लिया। समटाइम कॉल्ड एज डाउन सिंड्रोम इज a condition in which a child is born with an extra copy of the 21 chromosome, hence it is another name is trisomy 21 या 21 trisomy। 3 कॉपी नंबर आ जाते, 2 होना चाहिए 21 क्रोमोसोम, 3 आ गया। The affected individual mental retard, short stated with a small round head, furrowed tongue and partially open mouth, physical, psychomotor and mental development is retarded, ये तो पता है हमको। आगे, the number of chromosome a child with Down syndrome has a, टोटल कितने क्रोमोसोम रहते हैं मैम, 46, एक एक्स्ट्रा आ गया, कितना बन गया टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 47, सीधा सा आंसर, ठीक है। चलो ये तो पता ही, एक्स्ट्रा कॉपी किसकी आ गई, 21 क्रोमोसोम की। चलो, डाउन सिंड्रोम इज, अब कैसा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, अब मैं बोल ही रही हूं, देखो आंसर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, फिर भी उन्होंने पूछा है सेक्स लिंक, क्रोमोसोमल डोमिनेंट या रेसेसिव, तो अच्छा ये चीज एक रेसेसिव भी है, क्रोमोसोम की ट्राइसोमी तो हो रही है पर रेसेसिव है, मतलब ये पास ऑन हो सकता है जेनेटिकली, बिल्कुल सही। देखो, डाउन सिंड्रोम इज अ ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर, ऑटोसोमल है
ऑटोसोम वाले 22, 21 ऑटोसोम में आता है, ठीक है। रेसेसिव डिसऑर्डर विच कैन बी हेरिटेड, वापस अगर ऐसे चाइल्ड ने मैरिज कर ली जिसका क्या है, डाउन सिंड्रोम है, अब उसके जो अगले जनरेशन उसमें बहुत ज्यादा चांसेस है कि वही चीज आगे पास ऑन होगी। वापस नॉर्मल में जब कोई डाउन सिंड्रोम चाइल्ड हो रहा है, मतलब मम्मी पापा दोनों की फैमिली में कहीं ना कहीं वो रेसेसिव जीन था और आगे जीन ने मतलब हाँ कैरेक्टर था और वो आगे पास ऑन हो गया और बन गया 21 ट्राइसोमी, ठीक है। विच कैन बी हेरिटेड थ्रू नॉर्मल पेरेंट्स इन द चाइल्ड। क्यों नॉर्मल पेरेंट? क्योंकि पेरेंट में हेट्रोजाइगस कंडीशन था, मम्मी में, पापा में भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में था, पर जो डोमिनेंट वाला था वो ठीक था, तो मम्मी पापा दोनों नॉर्मल थे। पर रेसेसिव आ गया यहाँ पे, लो बन गया रेसेसिव वाला होमोजाइगस, अब आ गया रेसेसिव फॉर्म में, आगे पास ऑन हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। One of this trait is seen in a person with Down syndrome. अब जो तुम्हें सिंड्रोम जो उन्होंने पैरा दिया उसी में से मैच करना है। क्या? बाल्डनेस नहीं, शॉर्ट स्टेचू यस, लॉन्ग नेक नहीं, क्या क्या बना रहे, जिराफ बना रहे क्या, अपवर्ड स्लैंटेड आई, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर क्या हुआ? शॉर्ट स्टेचू, मतलब हाइट कम रहेगी, ठीक है। ये तो दिया हुआ है पैरा में। Okay, the person affected with Down syndrome has symptom like mental retardedness, या retarded, short stature with round neck, head, furrowed tongue and mouth, open लिखा भी था, psychomotor, सारे डेवलपमेंट क्या रहेंगे? नहीं होंगे। Down syndrome is an extra copy of which chromosome? ये तो easy है, 21 ट्राइसोमी बोल ही रहे हैं, तो 21 क्रोमोसोम, ठीक है। चलो आखिरी क्वेश्चन मॉक टेस्ट का। डाउन सिंड्रोम इज कॉज ड्यू टू, अरे भैया किसके कारण होता है? क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। वैसे कौन से क्रोमोसोम की? ऑटोसोम की, मोर स्पेसिफिकली ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं, लैक ऑफ ऑक्सीजन नहीं, वायरल इन्फेक्शन नहीं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। देखो जरा, ठीक है मैम। आखिरी वाले तो इजी थे, हाँ कुछ क्वेश्चन इजी भी रहेंगे, पर याद रखो एक चीज याद रखना है हमको कि अगर क्वेश्चन इजी हो गए तो मान के चलो कट ऑफ बहुत ऊपर जाने वाला है। और अगर तुमको कोई अच्छी सी कॉलेज चाहिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कॉलेज चाहिए, उसमें सीट भी लिमिटेड है, तो अपन को ये टारगेट मान के चलना है कि कम से कम 98% तो भैया क्रैक करने पड़ेंगे अगर अच्छा कॉलेज चाहिए। तो देखो तुमको ऐसा चॉइस मिलनी चाहिए, बताओ तुमको कौन सा कॉलेज चाहिए। ये नहीं होना चाहिए काउंसलिंग के टाइम में जो भी बचा खुचा कॉलेज है वो मिल रहा है, नहीं, तुम्हारे चॉइस। तो मान के चलो कि भैया 98 से 95 की रेंज में अपना परसेंटाइल बनना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तो अब बाकी अगर कोई टॉपिक रह गया है, क्या करोगे? वेबसाइट पे जाओगे, www.magnetbrains.com टाइप करोगे। जैसे ही टाइप करोगे क्या आएगा? ये होम पेज आएगा, यहाँ CUET पे सिलेक्ट करोगे। अच्छा, अब बोलोगे मैम हमें कुछ 11 का 12 का रिवाइज करना है, तो मत चिंता करो, ऊपर यहाँ CBSE वाले में जाओगे और रिवाइज करना स्टार्ट करोगे। जैसे ही CUET ओपन करोगे तो जो जो भी CUET के कोर्सेज चल रहे हैं उन पे क्लिक करोगे, यहाँ चैप्टर के नेम आ जाएंगे, वहां सुनना शुरू करोगे और बने रहोगे मेरे साथ। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलके हम CUET एग्जाम क्रैक करेंगे, टॉप यूनिवर्सिटी को अचीव करेंगे। याद रखना, पेपर अगर इजी आया तो कंपटीशन का लेवल बहुत नेक्स्ट हो जाएगा, पेपर टफ हुआ तो कट ऑफ नीचे चला जाएगा, पर अपन को इतना कट ऑफ की चिंता नहीं करनी है। हमारा टारगेट होना चाहिए फुल ऑन फुल आना है बस, ठीक है। तो यही सब चीजें जानने के लिए, अच्छा अगर कोई वीडियो तुम चाहते हो कि टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे कम टाइम में हमें ये सॉल्व करना है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि 1 महीने के अंदर तुम्हारी पढ़ाई की स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बने रहना है मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।